वैद्य अर्जुन की आंखों में एक तेज चमक आई, जैसे उसने दहाड़ा, अपनी मुट्ठी उठाई और अपनी छाती पर लक्षित दो मुक्कों से मिला। धप धप, दो कुरकुरी आवाजें लगभग एक साथ फूट पड़ी, क्योंकि दो आदमियों की मुट्ठी में हड्डियां टूट गईं और वे पीछे हटते हुए चिल्लाए। पलक झपकते ही वैद्य अर्जुन को घेरने वाले 7 आदमियों में से 3 पहले से ही अक्षम थे। शेष 4 रुक गए। जाहिर तौर पर वैद्य अर्जुन के इतना शक्तिशाली होने की उम्मीद नहीं थी। फिर उन्होंने अपनी कमर से तैयार स्टील के पाइप निकाले और उन्हें वैद्य अर्जुन पर नीचे की ओर घुमाया। वैद्य अर्जुन ने ठंडी आवाज में कहा, कुछ कदम पीछे हट गया, नीचे झुक गया और जिस आदमी को उसने गिराया था उसके पैरों को पकड़ लिया, अपने पूरे शरीर को ऊपर उठाकर और उसे एक हथियार के रूप में उपयोग करके स्टील के पाइपों के साथ उस पर हमला करने वाले 4 आदमियों के खिलाफ स्मैशिंग किया। वैद्य अर्जुन की वर्तमान ताकत के साथ आदमी का शरीर, जिसका वजन 100 पाउंड से अधिक था, उसके हाथों में स्टील के पाइप के रूप में भारी महसूस हुआ, जिसे उठाना मुश्किल था। इस मानव रूपी हथियार को चलाते हुए वैद्य अर्जुन ने हवा के माध्यम से घुमाया, चारों हमलावरों को अपने पैरों से झाड़ दिया, जैसे कि एक हवा का झोंका गिरी हुई पत्तियों को बिखेर रहा हो। धिक्कार है, मजबूत आदमी, भागने का समय है। स्थिति को गंभीर होते हुए देखकर टैटू वाला युवक मुड़ा और भाग गया। और तुम भी नीचे जाओ। वैद्य अर्जुन का दाहिना पैर मजबूती से जमीन पर बाहर की ओर लात मारी, एक स्टील के पाइप को हवा में विसलिंग भेज दिया, जिसने उसके भागने वाले टैटू वाले युवक के पिंडली पर प्रहार किया, न तो बहुत अधिक और न ही बहुत कम। टैटू वाला युवक खुशी से दौड़ते हुए अचानक अपनी पिंडली में एक तीव्र दर्द महसूस किया और चिल्लाया, क्योंकि वह आगे गिर गया, जमीन में चेहरा प्लांटिंग कर रहा था और उसके चेहरे को खून से सान रहा था। वैद्य अर्जुन टैटू वाले युवक के पास चला गया, नीचे बैठ गया और ठंडी आवाज में पूछा, बोलो, किसने तुम्हें मेरे पीछे आने के लिए भुगतान किया? हम अपनी दुनिया में अपने खुद के कोड से रहते हैं, हम अपने नियोक्ता को धोखा नहीं दे सकते। मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। आश्चर्यजनक रूप से टैटू वाला युवक अवज्ञाकारी था, अपने चेहरे से खून पहुंच रहा था और वैद्य अर्जुन पर भयंकर रूप से घूर रहा था। क्या ऐसा है? वैद्य अर्जुन ने व्यंग्य किया। टैटू वाले युवक के सिर को जमीन के खिलाफ कठिन दबा रहा था। धम, टैटू वाले युवक का माथा जमीन के साथ एक क्रूर संपर्क बना, तुरंत एक अंडे की तरह सूज गया। अगर तुम नहीं बोलते तो मैं तुम्हारे सिर को एक तरबूज की तरह तोड़ दूंगा। वैद्य अर्जुन का लहजा ठंडा था और मृत्यु ऊर्जा का एक धागा जारी हुआ। अनैच्छिक रूप से टैटू वाले युवक को कांपने लगा। मैं बात करूंगा। वैद्य अर्जुन की बर्फीली, चुभने वाली निगाह के तहत टैटू वाले युवक के मानसिक बचाव ढह गए। एक हाथ उठाकर पास की एक गली की ओर इशारा करते हुए, हमारे नियोक्ता वहां पर है। वैद्य अर्जुन ने अपना सिर घुमाया। टैटू वाले युवक द्वारा इंगित दिशा में देख रहा था और गली से एक सिर बाहर निकलता हुआ देखा, उनकी दिशा में झांक रहा था। यह आदित्य मेहरा के अलावा कोई नहीं था। जब आदित्य मेहरा की आंखें वैद्य अर्जुन से मिली तो वह डर के मारे कूद गया, उसका चेहरा पीला पड़ गया और जल्दी से अपना सिर वापस ले लिया, गली में गहरा दौड़ने के लिए मुड़ गया। आदित्य मेहरा उस दिन प्रयागराज मेडिकल कॉलेज में वैद्य अर्जुन के साथ परेशानी ढूंढना चाहता था, लेकिन इसके बजाय वैद्य अर्जुन द्वारा पीटा गया था, जिससे वह संतुष्ट था। इसलिए उसने टैटू वाले युवक और 7 अन्य लोगों को अपनी ओर से बदला लेने के लिए भुगतान किया था, जो सभी पश्चिम उपनगर में गुरु रघु से किराए पर लिए गए थे। आदित्य मेहरा को उम्मीद नहीं थी कि गुरु रघु के आदमी कोई मुकाबला साबित नहीं होंगे और वैद्य अर्जुन द्वारा जल्दी से नीचे ले लिए गए थे। और वह टैटू वाला युवक, जिसे श्रावण के रूप में जाना जाता था, ने सिर्फ उसे धोखा दिया था। आदित्य मेहरा चौंका और एनरेज्ड दोनों था, गुस्से से उबल रहा था और भीतर से श्रावण और अन्य लोगों को बेकार कचरे का एक गुच्छा होने के लिए शाप दिया। उसने सोचा कि अगर वह इस बार बच सकता है तो वह अगली बार कुछ वास्तविक विशेषज्ञों को किराए पर लेने के लिए और अधिक पैसा खर्च करेगा, ताकि वैद्य अर्जुन को एक सबक सिखाया जा सके, अन्यथा वह इस अपमान को निगलने में सक्षम नहीं होगा। आदित्य मेहरा के पिता अजय मेहरा प्रयागराज में एक प्रसिद्ध रूप से अमीर रियल एस्टेट टाइकून थे, जिनके पास अरबों की संपत्ति थी। एक अमीर की दूसरी पीढ़ी के रूप में उसके पास कुछ भी नहीं था, पैसे से कम। जैसे ही वह गली से भागने वाला था, एक आकृति ने अचानक आदित्य मेहरा के रास्ते को अवरुद्ध कर दिया। ये वैद्य अर्जुन था। मुझे एक सबक सिखाने के लिए लोगों को किराए पर लेने के लिए पैसा खर्च करना। हम, आदित्य मेहरा, ये पहली बार नहीं है कि तुमने मुझे उकसाया है ना? क्या तुम सच में सोचते हो कि मैं एक नर्म पसिमिन हूँ जिसे तुम बस जैसे चाहो वैसे निचोड़ सकते हो? वैद्य अर्जुन प्रत्येक शब्द के साथ आदित्य मेहरा के करीब चला गया। उसकी मुस्कान ने आदित्य मेहरा को डर से कांपने लगा। पहले वैद्य अर्जुन के हाथों से पीड़ित होने के बाद आदित्य मेहरा जानता था कि उसके पास अकेले उसके खिलाफ कोई मौका नहीं था और उसने समझदारी से फिर से भागने का विकल्प चुना। उसने चारों ओर मुड़कर एक धावक की गति के साथ गली के दूसरे छोर की ओर चला गया। हालांकि उसकी गति वैद्य अर्जुन की तुलना में कुछ भी नहीं थी। वह केवल कुछ कदम चला था इससे पहले कि वैद्य अर्जुन ने उसे पकड़ लिया। चलो चलें। वैद्य अर्जुन पीछे से आदित्य मेहरा तक पहुंच गया, एक बड़े हाथ से उसका कॉलर पकड़ लिया और उसे एक मृत कुत्ते की तरह गली से बाहर खींच लिया। पैदल यात्री सड़क पर
वैद्य अर्जुन द्वारा पीटे गए 8 आदमी श्रावण सहित अभी अभी कराहट के साथ जमीन से उठ रहे थे, अभी तक छोड़ने में कामयाब नहीं हुए थे जब उन्होंने वैद्य अर्जुन को वापस लौटते देखा और चारों ओर से कांप गए। मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है, इसे अच्छी तरह से करो और मैं तुम्हें जाने दूंगा। विफल हो और मैं तुम में से हर एक के लिए एक पैर तोड़ दूंगा। जैसे ही उसने बात की, वैद्य अर्जुन ने आदित्य मेहरा को श्रावण और अन्य 7 आदमियों के सामने धक्का दिया, अपनी बाहों को पार किया और ठंडी आवाज में कहा, तुम सभी उसे मारना शुरू कर दो। जब तक मैं नहीं कहता तब तक मत रुको, तब तक चलते रहो जब तक मैं संतुष्ट न हो जाऊं। चलो देखें कि मुझे मारने की हिम्मत कौन करता है। आदित्य मेहरा ने एक कत्ल किए गए सुअर की तरह चिल्लाया। मेरे पिता अजय मेहरा हैं। हमारे परिवार के आपराधिक और वैभविक दोनों जगतों में संबंध हैं। जो कोई भी मुझे मारने की हिम्मत करता है, मैं सुनिश्चित करूंगा कि वे कल का सूरज न देखें। इससे पहले कि वह बोलना खत्म कर पाता, उसे वैद्य अर्जुन द्वारा एक थप्पड़ से घुमाया गया और जमीन पर गिर गया। नितम, पहले अपने पिता को अजय मेहरा होने के बारे में बात मत करो, भले ही वह एक सच्चा नाग हो। मैं बिना चर्चा के तुम्हें मारूंगा। अपने पिछले जीवन में वैद्य अर्जुन अमर सम्राट था। अमर दायरे के 9 डोमेन में एक विशाल आकृति, सभी द्वारा डर गया था। उसने कभी किसी से कब डर था। इस दुनिया में नियम और कानून थे जो लोगों को बांधते थे और वैद्य अर्जुन परेशानी की तलाश नहीं करेगा, लेकिन एक बार जब कोई उसे एंगेज करता है तो वह सभी बाधाओं को तोड़ देगा और 10 गुना 100 गुना रिटेलिएट करेगा। वैद्य अर्जुन के लिए एक सच्चा योद्धा को जुनून से जीना चाहिए, आभार और प्रतिशोध के स्पष्ट ऋणों के साथ। अन्यथा वे अपने धर्म हृदय को खो देंगे, जो उनकी साधना को नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा। वैद्य अर्जुन की इंटिमिडेटिंग निगाह के तहत और उसकी क्षमता का फर्स्ट हैंड अनुभव करने के बाद श्रावण और 8 पुरुषों ने अपने दर्द के माध्यम से अपने दांतों को ग्रिटेड किया और आदित्य मेहरा पर हमला करना शुरू कर दिया। पुरुष आदित्य मेहरा के प्रति रिजेंटमेंट से भरे हुए थे, सोच रहे थे, तुम डैम मूर्ख, तुमने हमें किसी को पीटने के लिए किराए पर लिया, बिना हमें ये बताए कि प्रतिद्वंद्वी कितना शक्तिशाली था, या फिर हम भाई इस काम को नहीं लेते। धिक्कार है, तुम हमें स्थापित कर रहे हो भाई, तुम मौत तक पीटा जाने लायक हो। जितना अधिक उन्होंने इसके बारे में सोचा, उतना ही अधिक वे एनरेज्ड हो गए और अनजाने में उन्होंने और भी अधिक बल के साथ हड़ताल करना शुरू कर दिया। आदित्य मेहरा एक नियमित हाई स्कूल वरिष्ठ जो अपने मुंह में एक चांदी के चम्मच के साथ बड़ा हुआ था, जब उसने कभी ऐसी मार का अनुभव किया था। मुंके और लात एक तूफान की तरह उस पर नीचे बरस गए। वह कर्ल्ड अप हो गया, अपने सिर की रक्षा करते हुए चारों ओर लुढ़क गया और लगातार एगोनाइजिंग चीखें बाहर निकाल रहा था। कुछ ही क्षणों बाद उसका शरीर हिलना शुरू हो गया, उसकी आंखें पीछे लुढ़क गईं और वह गतिहीन हो गया, जाहिर तौर पर बेहोश हो गया था। आदित्य मेहरा को बाहर खटखटाने के बाद श्रावण और अन्य लोग रुक गए और वैद्य अर्जुन की तलाश में मुड़ गए, केवल ये जानने के लिए कि वह गायब हो गया था। भाई श्रावण, अब हम क्या करते हैं? पीले बालों के साथ एक युवक अपनी दर्द वाली बांह को रगड़ रहा था, अंदर झुका और श्रावण से पूछा, चलो चलते हैं, पहले वापस सिर करें और गुरु रघु से बात करें। हमें मारना गुरु रघु को नाराज करना है। प्रयागराज शहर के क्षेत्र में गुरु रघु को नाराज करने का जोखिम कौन उठा सकता है? वह बच्चा जिसका नाम अर्जुन है, वह इस बार के लिए हो गया है। श्रावण और अन्य लोगों के चले जाने के तुरंत बाद ब्रूस्ड और सूजा हुआ आदित्य मेहरा ने चुपके से अपनी आंखें खोली, चारों ओर देखा, फिर जल्दी से अपने पैरों पर चढ़ गया और सड़क के कोने के चारों ओर गायब हो गया, पैसेज बी की एस्टोनिश्ड निगाहों के तहत लंगड़ाते हुए। जहां तक आदित्य मेहरा को कितना बुरा पीटा गया था, वह कम परवाह नहीं कर सका। आज की घटनाओं ने आदित्य मेहरा को एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया था और उसने अपनी खुद की ताकत का भी प्रदर्शन किया था। अगर आदित्य मेहरा ने अपना सबक नहीं सीखा और उसे उकसाना जारी रखा, तो अगली बार वैद्य अर्जुन बस उसे क्रिपल कर देगा, समस्या को एक बार और सभी के लिए हल कर देगा। जहां तक श्रावण और अन्य लोगों को मारने से उनके प्रतिशोध का नेतृत्व होगा, वैद्य अर्जुन ने खुद को इससे चिंतित नहीं किया। एक सेना एक जनरल से मिलेगी, एक बार पृथ्वी के साथ। जो कुछ भी उसके रास्ते में आया, वह उसका सामना करेगा। अगले दिन प्रयागराज मेडिकल कॉलेज में वैद्य अर्जुन ने आदित्य मेहरा के पीटे जाने के बारे में कोई अफवाह नहीं सुनी। ये स्पष्ट था कि आदित्य मेहरा जानता था कि वह गलत था और उसने घटना के बारे में किसी को नहीं बताया था। इसके अलावा आदित्य मेहरा आज प्रयागराज मेडिकल कॉलेज में कक्षा में नहीं आया, ये दावा करते हुए कि वह अस्वस्थ महसूस कर रहा था और उसने विशेष रूप से कुछ दिनों की छुट्टी का अनुरोध किया था। अस्वस्थ? हाँ, वह स्पष्ट रूप से घर पर अपने घावों को चाट रहा है, दूसरों को अपना ब्रूज चेहरा नहीं दिखाना चाहता है। एक ठंडी मुस्कान वैद्य अर्जुन के होठों पर खेली। जब वह दोपहर में स्कूल छोड़ रहा था और अभी भी घर से दर्जनों मीटर दूर था, वैद्य अर्जुन के कान थोड़े ट्विच हो गए क्योंकि उसने अपनी माँ श्रीमती सलोनी के रोने को बेहोश रूप से सुना। फ्राउनिंग, वैद्य अर्जुन ने अपने कदमों को तेज कर दिया और अपने खुद के आंगन में चला गया। जो उसकी आंखों से मिला वह अटर अव्यवस्था थी।
उसके पिता श्री दीपक आंगन में जमीन पर बैठे थे। उनकी व्हीलचेयर उखड़ गई थी, भारी रूप से पैंटिंग कर रही थी, उनका चेहरा गुस्से से भरा हुआ था। उसकी माँ श्रीमती सलोनी रो रही थी क्योंकि उसने आंगन में केओटिक मेस को टाइडी किया, लगातार कुछ बड़बड़ा रही थी। पिता, माँ, क्या हुआ? वैद्य अर्जुन अपने माता पिता के पास चला गया और स्टर्नली पूछा। वैद्य अर्जुन को वापस लौटते देखकर श्रीमती सलोनी ने तुरंत वह छोड़ दिया जो वह पकड़ रही थी। वैद्य अर्जुन की बांह को पकड़ लिया, एक घबराई हुई अभिव्यक्ति के साथ उसे ऊपर और नीचे देखा और पूछा, अर्जुन बेटा, क्या तुम ठीक हो? क्या उन लोगों ने तुम्हें मारा? माँ, मैं ठीक हूँ। क्या हुआ, मुझे स्पष्ट रूप से बताओ। लोगों का एक गुच्छा पहले हमारे घर में घुस गया। उन्होंने एक शब्द कहे बिना चीजों को तोड़ना शुरू कर दिया। उन्होंने मुझे और तुम्हारे पिता को भी कुछ बार धक्का दिया। अपने बेटे को अनहार्म्ड देखकर रिलीव श्रीमती सलोनी ने ट्रेम्युलसली बात की। उन्होंने जगह को थ्रैश करने के बाद एक गंजे आदमी ने अपनी बाईं बांह पर एक नाग टैटू के साथ कहा कि उसका नाम गुरु रघु था और दावा किया कि तुमने उसके लोगों को मारा। उसने कहा कि यह तुम्हारे लिए एक सबक था। बेटा, गुरु रघु कौन है? क्या हो रहा है? वैद्य अर्जुन ने जवाब नहीं दिया, लेकिन अपनी भावनाओं को शांत करने के लिए एक गहरी सांस ली। फिर अपनी माँ के साथ उन्होंने अपने पिता श्री दीपक को वापस ऊपर मदद की। पिता, माँ, मुझे स्कूल में किसी के साथ थोड़ी परेशानी हुई। चिंता मत करो, मैं इस मामले को संभाल लूंगा। आंगन छोड़ने के लिए मुड़ते हुए वैद्य अर्जुन की अभिव्यक्ति टर्ब्यूलेंट वाटर्स के रूप में अंधेरी थी। अगर कोई उस पल उसके बगल में खड़ा होता तो वे अपने शरीर से निकलने वाली तीव्र मृत्यु ऊर्जा द्वारा सफोकेट महसूस करते। आंगन के चारों ओर कुछ परिचित पड़ोसियों के अलावा कोई और नहीं देखा जा सकता था। जो लोग घर में घुस गए थे वे एक मेस बना रहे थे। वे लंबे समय तक चले गए थे। वैद्य अर्जुन ने एक पल के लिए सोचा और फिर अपना मोबाइल फोन बाहर निकाला। जल्दी से एक नंबर डायल कर रहा था। हाँ, भाई अर्जुन, तुम्हें मुझे कॉल करने का समय कैसे मिला? फोन पर एक युवा आदमी की हार्दिक हंसी आई। सबसे बड़े युवा श्रीमान वरुण शर्मा की आवाज। वरुण शर्मा, मुझे किसी की जांच करने में मदद करो। भयंकर क्रोध से भरा होने के बावजूद वैद्य अर्जुन की आवाज अननेचुरली शांत थी। किसी पर जांच करें? वरुण शर्मा दूसरे छोर पर पजल्ड लग रहा था। तुम किसे ढूंढ रहे हो? एक आदमी जिसे गुरु रघु कहा जाता है, गंजा, अपनी बाईं बांह पर एक नाग टैटू के साथ। इसके अलावा उसके पास एक चोटा कट के साथ एक अधीनस्थ है, लगभग 1.75 मीटर लंबा, और उसकी बाईं बांह पर एक भेड़िए के सिर का टैटू है। वैद्य अर्जुन जानता था कि शर्मा परिवार का प्रयागराज शहर में महत्वपूर्ण प्रभाव था। हालांकि प्रयागराज में लाखों लोग थे, कुछ प्रसिद्ध व्यक्तियों पर जांच करना अभी भी शर्मा परिवार के लिए एक आसान काम था। वरुण शर्मा से सहमति की आवाज थी और फिर उसने कहा, भाई, क्या उस आदमी ने गुरु रघु कहा जाता है तुम्हें उकसाया? अगर ऐसा है तो बस शब्द कहें और मैं तुम्हारे लिए इसे संभाल लूंगा। क्या तुम उसे जिंदा या मृत चाहते हो? बस तुम्हारी ओर से एक शब्द। मैं अपने खुद के मामलों को संभाल लूंगा। वरुण शर्मा, बस मेरे लिए यह पता लगाओ कि गुरु रघु कहाँ रहता है। कृपया, मैं तुमसे यह एहसान पूछ रहा हूँ। ठीक है, मैं किसी को जांच करने की व्यवस्था करूंगा। मेरे कॉल का इंतजार करो। वरुण शर्मा मामलों को संभालने में बहुत कुशल था और वैद्य अर्जुन ने दोपहर में स्कूल खत्म करने के ठीक बाद उसका कॉल प्राप्त किया। गुरु रघु के बारे में सभी इन्स और आउट सीख रहे थे। शाम, एक तूफान के बाद मौसम ठंडा हो गया और प्रयागराज शहर की सड़कों और गलियों में अधिक पैदल यात्री और वाहनों के साथ फिर से हलचल हुई। प्रयागराज शहर के पश्चिम उपनगर में राष्ट्रीय राजमार्ग के उत्तर में एक विशाल बरगद का पेड़ के नीचे एक आदमी और एक महिला बिलियर्ड्स खेल रहे थे, जबकि 4 युवा लोग जिनके बाल रंगे हुए थे और अपने मुंह में सिगरेट थे बगल से देख रहे थे। बिलियर्ड्स खिलाड़ी का नाम रघुनाथ था, पश्चिम उपनगर का एक स्थानीय सांप जिसे गुरु रघु के रूप में जाना जाता था। गुरु रघु इस साल सिर्फ 30 साल का हो गया। उसका सिर गंजा और चमकदार था, जीन्स के साथ एक काला बनियान पहनकर। एक भयंकर नाग टैटू ने उसकी बाईं बांह को सताया और उसकी मांसपेशियां लोहे के ब्लॉकों की तरह कड़ी थीं। 1 मीटर 80 की ऊंचाई पर वह अविश्वसनीय रूप से भयंकर लग रहा था। गुरु रघु के साथ बिलियर्ड्स खेलने वाली महिला उसकी लड़की थी। रिया अपने 20वें के दशक की शुरुआती उम्र में एक छोटी स्कर्ट और काली स्टॉकिंग्स पहनकर एक वलपचुअस आकृति और काफी सुंदर थी। बहुत बढ़िया शॉट। गुरु रघु के बिलियर्ड्स कौशल वास्तव में बेजोड़ हैं। भले ही मैंने अपना पूरा जीवन अभ्यास किया, मैं गुरु रघु के स्तर के 10,000वें हिस्से तक नहीं पहुंच सका। जब भी गुरु रघु ने एक गेंद को जेब में डाला तो 4 देखने वाले युवा लोगों ने जोरदार ताली बजाई। उसे आसमान तक चापलूसी कर रहे थे और अपने बिलियर्ड्स कौशल को दुनिया में सबसे अच्छा घोषित कर रहे थे। किसी और द्वारा बेजोड़ था। गुरु रघु, तुम्हारे बिलियर्ड्स कौशल अद्भुत हैं। कोई भी तुम्हें हरा नहीं सकता। फ्रेम के अंत में रिया अपनी नागिन जैसी कमर को स्विंग करते हुए गुरु रघु के बगल में चली गई और धीरे से अपनी बांह के खिलाफ रगड़ दिया।
मेरे पास एक और भी अधिक उत्कृष्ट कौशल का सेट है, क्या इसे आजमाना चाहते हो? गुरु रघु चकल हे और मजबूती से रिया के पर्याप्त माउंट्स में से एक को पकड़ लिया। गुरु रघु, तुम बहुत शरारती हो। रिया की कॉकेटिश वाइन अलियों के साथ भरी हुई ने 4 देखने वाले युवा लोगों को दुष्ट रूप से चौटल कर दिया। क्या तुम रघुनाथ हो? एक ठंडी भावनाहीन आवाज अचानक गुरु रघु के पीछे से लग गई। गुरु रघु अचानक चारों ओर मुड़ गया, एक युवा आदमी को एक काली आकस्मिक शर्ट पहने हुए, एक निष्पक्ष और सुंदर चेहरे के साथ। युवा आदमी वास्तव में वैद्य अर्जुन था। वरुण शर्मा द्वारा प्रदान की गई जानकारी के बाद उसने तुरंत इस जगह को ढूंढ लिया था। गुरु रघु के साथ एक मुठभेड़ की तलाश में था, जिसे पश्चिम उपनगर का स्थानीय सांप के रूप में जाना जाता था। तुम कौन हो? गुरु रघु ने वैद्य अर्जुन को मापते हुए फ्राउन किया। उसने मुश्किल से सोचा, लेकिन कहीं भी ऐसी आकृति को देखने को याद नहीं कर सका। क्या तुम रघुनाथ हो? वैद्य अर्जुन ने फिर से पूछा। उसकी निगाह गुरु रघु के चेहरे पर तय हो गई। उसके लहजे में ठंडी का एक स्पर्श प्राप्त हुआ। मैं रघुनाथ हूँ। इसका क्या? गुरु रघु, जिसने हिंसा और हत्याओं के साथ जीवन के माध्यम से अपना रास्ता बनाया था, ने अपने वर्षों के अनुभव से जाना कि यह युवा आदमी बुरी खबर थी। वैद्य अर्जुन ने सिर हिलाया और कहा, अच्छा, बस ये सुनिश्चित करना ताकि मैं गलत व्यक्ति को न मारूं। वैद्य अर्जुन से एक ठंडा मृत्यु ऊर्जा उभरा, जिसने गुरु रघु की पलकों को ट्विच कर दिया और उसके भीतर कयामत की एक फॉरबोर्डिंग भावना बढ़ी। मैं तुम्हें मौत तक मारूंगा। गुरु रघु, एक क्रूर आदमी, ने अनुमान लगाया कि यह एक पुराना दुश्मन हो सकता है जो वैद्य अर्जुन के शब्दों को सुनने के बाद बदला लेने की मांग कर रहा था। सिद्धांत का पालन करते हुए पहले हमला करो या परिणामों को भुगतो। उसने तुरंत अपने हाथ में बिल्ली का बच्चा स्टिक घुमाया, वैद्य अर्जुन पर एक व्यापक झटका लगाने का लक्ष्य रखा। हालांकि गुरु रघु ने मार्शल आर्ट्स में प्रशिक्षित नहीं किया था, वह अनगिनत झगड़ों के माध्यम से गया था। जब उसने बिल्ली का बच्चा स्टिक चलाया तो इसने एक वुशिंग ध्वनि का उत्पादन किया और प्रभावशाली लग रहा था। गुरु रघु तेज था, लेकिन वैद्य अर्जुन तेज था। जिस पल गुरु रघु ने अपनी छड़ी को अभी तक घुमाए बिना उठाया, वैद्य अर्जुन पहले से ही एक कदम आगे बढ़ गया था। गुरु रघु की छाती पर एक प्रतीत होता है कि हल्की हथेली हड़ताल कर रहा था। उसका परिवार वैद्य अर्जुन का गले का स्थान था, स्वर्गिक राजा द्वारा भी अछूत था। गुरु रघु ने न केवल उसके घर में घुसपैठ की थी और विनाश का कारण बना था, बल्कि उसने अपने माता पिता को भी मारा था। वैद्य अर्जुन ने मारने की इच्छा महसूस की। गुरु रघु की छाती पर एक हथेली हड़ताल के साथ वैद्य अर्जुन के हथेली के केंद्र से सच्ची ऊर्जा की एक धारा विस्फोटक रूप से फट गई। धूम! गुरु रघु ने एक विशाल बल महसूस किया जो उसकी छाती में क्रूरता से स्लैमिंग कर रहा था, जिससे उसका खून बढ़ गया और एक ताजा खून का एक मुंह बाहर निकल गया। उसका भद्दा शरीर पीछे की ओर उड़ गया, पूल टेबल पर भारी रूप से क्रैशिंग कर रहा था। इससे पहले कि फर्श पर लुढ़क गया, उसके मुंह और नाक को भरने वाले खून और कई पसलियां टूट गईं। धिक्कार है, तुमने गुरु रघु को मारने की हिम्मत कैसे की? तुम फकिंग इसके लिए पूछ रहे हो? चलो उसे मारते हैं, उसे पकड़ो। वैद्य अर्जुन और गुरु रघु के बीच हाथापाई केवल 1 या 2 पल तक चली। बगल में 4 युवा पुरुष शुरू में दंग रह गए थे, फिर कार्रवाई में स्प्रंग। कुछ निहत्थे थे, दूसरों ने एक बिल्ली का बच्चा स्टिक या एक स्टूल पकड़ लिया और वे सभी चिल्लाहट और कर्सेस के बीच वैद्य अर्जुन की ओर चार्ज किए। एक पेशी युवा आदमी ने वैद्य अर्जुन को सिर पर आया। उसकी भयंकर गति ने वैद्य अर्जुन की छाती पर एक सीधी मुक्का को शक्ति दी, मुट्ठी हवा के एक बेहोश विसलिंग के साथ। वैद्य अर्जुन ने ठंडी आवाज में कहा। उसने अपनी दाहिनी बांह को अपनी उंगलियों के साथ चौड़ा फैलाया, युवा आदमी की मुट्ठी को पकड़ लिया और फिर धीरे से बल लगाया। एक नर्म क्रैक लग गया और युवा आदमी के नकल्स तुरंत फ्रैक्चर हो गए। दुखद हाउस के बीच युवा आदमी ने अपनी मुट्ठी को पकड़ लिया, नीचे क्राउचिंग, उसके चेहरे से आंसू और म्यूकस स्ट्रीमिंग कर रहा था। लगभग एक साथ 2 अन्य युवा पुरुष, एक बिल्ली का बच्चा स्टिक चला रहा था और दूसरा एक स्टूल उठा रहा था, दोनों तरफ से वैद्य अर्जुन पर चार्ज किया। वैद्य अर्जुन के पैर की उंगलियों ने हल्के से जमीन को छुआ, उसकी आकृति हवा में लीपिंग, और उसने दोनों पैरों के साथ एक साथ बाहर लात मारी। 2 युवा पुरुषों ने सीधे अपनी छाती पर ब्लोज ले लिए। एक रोड साइड फूल बिस्तर में टम्बल्ड हो गया, ग्रोनिंग और उठने में असमर्थ, जबकि दूसरा 7 या 8 कदम पीछे स्टैगर्ड, इससे पहले कि बैकवर्ड कोलैप्सिंग, एक झींगा की तरह कर्लिंग अप। आखिरी युवा आदमी ने किसी तरह एक खाली बियर की बोतल पाया और एक फ्यूरियस यल के साथ वैद्य अर्जुन के सिर के पीछे इसे स्मैशिंग करने की कोशिश की। वैद्य अर्जुन ने एक स्पिनिंग बैक किक को निष्पादित किया, युवा आदमी को उनके बगल में सड़क पर उड़ते हुए भेज दिया, लगभग एक गुजरने वाली कार द्वारा रन ओवर हो रहा था। 4 युवा पुरुषों से निपटने के बाद वैद्य अर्जुन ने अपने हाथों को डस्ट ऑफ किया और फिर गुरु रघु की ओर चलने के लिए मुड़ गया। गुरु रघु ने वैद्य अर्जुन की हथेली हड़ताल से टूटी हुई हड्डियों और मुंह और नाक से रक्तस्राव का सामना किया था, फिर भी वह मौके पर बाहर नहीं निकला था। वैद्य अर्जुन को दृष्टिकोण देखकर और यह सोचकर कि वह हमले जारी रखेगा, गुरु रघु ने शेकली कहा, रुको रुको भाई, हमारे बीच वास्तव में क्या ग्रज है?
वैद्य अर्जुन ने एक ठंडी निगाह के साथ गुरु रघु पर नीचे देखा। उसका चेहरा मौकरी का एक चित्र था। गुरु रघु, क्या तुम सच में भूल गए हो? क्या तुम्हें याद नहीं है कि तुमने आज क्या किया? गुरु रघु ने वैद्य अर्जुन के चेहरे को देखने के लिए अपना सिर उठाया और अचानक, जैसे कि फॉर्चून के आशीर्वाद से मारा गया हो, सदमे में चिल्लाया, तुम वह अर्जुन हो? अर्जुन? वैद्य अर्जुन ने क्रुकडली मुस्कुराया, वह सही है, मैं अर्जुन हूँ। गुरु रघु, तुमने मेरे घर में तोड़ने के लिए लोगों का नेतृत्व किया, हमारी चीजों को स्मैश किया और मेरे माता पिता को मारा। काफी प्रभावशाली प्रदर्शन। हालांकि वह मुस्कुरा रहा था, उसकी मुस्कान मर्डरस इरादे से भरी हुई थी, जिससे गुरु रघु अनकंट्रोलेबली कांपने लगा। मैं, रघुनाथ, अंधा था और मैंने वैद्य अर्जुन को नाराज कर दिया है। कृपया मेरे जीवन को छोड़ दें, वैद्य अर्जुन। मैं कसम खाता हूँ, मैं फिर कभी तुम्हें नाराज करने की हिम्मत नहीं करूंगा, या फिर तुम मेरे सिर को फुटबॉल के साथ खेलने के लिए ले सकते हो। गुरु रघु, हालांकि क्रूर और रूथलेस भी कोई ऐसा व्यक्ति था जो जरूरत के अनुसार मोड़िया खड़ा हो सकता था। वह जानता था कि अपनी अवमानना में बने रहने से कोई अच्छा अंत नहीं होगा, और इसलिए उसने अनिच्छा से दया की भीख मांगना शुरू कर दिया। वैद्य अर्जुन के परिवार के घर को हुए नुकसान के लिए मैं 1 लाख नहीं 2 लाख का भुगतान करने के लिए तैयार हूँ। वास्तव में वैद्य अर्जुन के घर में ज्यादा मूल्य का कुछ भी नहीं था, और गुरु रघु और उसके आदमियों द्वारा हुए कुल नुकसान 10,000 रुपये तक भी नहीं था। गुरु रघु ने 2 लाख की पेशकश की केवल अपने जीवन को खरीदने के साधन के रूप में। गुरु रघु कोई मूर्ख नहीं था। वह जानता था कि अगर वैद्य अर्जुन उसे इतनी जल्दी ढूंढ सकता है और प्रतिशोध के लिए अकेले आने की हिम्मत करता है, तो उसके पास महत्वपूर्ण क्षमताएं होनी चाहिए और निश्चित रूप से शक्तिशाली बैकिंग। अन्यथा गुरु रघु की प्रतिष्ठा ही उसे इंटिमिडेट करने के लिए पर्याप्त होती। तुम्हें आभारी होना चाहिए कि तुमने मेरे परिवार के सदस्यों को घायल नहीं किया, क्योंकि अगर तुमने किया होता तो तुम अब तक मर गए होते। वैद्य अर्जुन ने गुरु रघु और उसके लैकीज पर एक ठंडा नजर डाला। उसकी निगाह एक चाकू के रूप में तेज थी, उन्हें साइलेंस में डरा रही थी। ये कहने के बाद वैद्य अर्जुन मुड़ा और दूर चला गया। वह जानता था कि गुरु रघु इतना स्मार्ट था कि वह जानता था कि बिना बताए आगे क्या करना है। गुरु रघु की महिला रिया अभी अभी हुई दृश्य से पेट्रिफाइड थी। ये तब तक नहीं था जब तक वैद्य अर्जुन बहुत दूर चला गया था कि वह गुरु रघु के बगल में मदद करने के लिए भाग गई और रिसेंटमेंट के साथ कहा, गुरु रघु, वह बच्चा बहुत अहंकारी है। एक बार जब तुम्हारे घाव ठीक हो जाते हैं तो अपने सभी आदमियों को बुलाओ और उसे एक रूथलेस सबक सिखाओ। बकवास। रिया को गुरु रघु से एक तेज स्कोल्डिंग द्वारा काट दिया गया था। धिक्कार है, क्या तुम देख नहीं सकते कि मैं घायल हूँ? जल्दी करो और मुझे अस्पताल ले जाने के लिए एक एम्बुलेंस बुलाओ। हम बाद में सब कुछ के बारे में बात करेंगे। अगली दोपहर जब वैद्य अर्जुन प्रयागराज मेडिकल कॉलेज से घर लौटा तो उसकी मां श्रीमती सलोनी ने उसे बताया कि कल परेशानी पैदा करने वाले समूह फिर से आए थे, लेकिन इस बार वे माफी मांगने आए थे। छोड़ने से पहले उन्होंने तोड़फोड़ के लिए मुआवजे के रूप में 2 लाख रुपए छोड़ दिए थे। ये सुनने के बाद वैद्य अर्जुन ने सिर हिलाया। गुरु रघु ने वास्तव में माफी मांगने और मुआवजे की पेशकश करके सही काम किया था, अन्यथा वैद्य अर्जुन ने उसे आसानी से नहीं छोड़ा होता। वैद्य अर्जुन के वर्तमान मार्शल कौशल और उसकी अनफैथमेबल चिकित्सा विशेषज्ञता के साथ गुरु रघु के जीवन को लेना न केवल आसान होता, बल्कि इसने कोई निशान भी नहीं छोड़ा होता। उन्होंने हमारे घर में जो चीजें तोड़ी वे एक साथ 10,000 रुपये से अधिक के लायक नहीं है, और उन्होंने हमें 2 लाख से मुआवजा दिया। वह बहुत ज्यादा है बेटा, हमें उन्हें अतिरिक्त पैसा वापस करना चाहिए। श्रीमती सलोनी जानती थी कि उसके बेटे ने हाल ही में एक गुरु से कुछ कौशल सीखा था और वह बेहद शक्तिशाली हो गया था। परेशानी करने वाले कल भयंकर गति के साथ तोड़फोड़ करने के लिए आए थे, लेकिन आज वे विनम्र और अपॉलोजेटिक थे, जिसे वह जानती थी कि उसके बेटे के साथ बहुत कुछ करना था। लेकिन 2 लाख रुपए का मुआवजा वास्तव में अत्यधिक था, उनके घर को नुकसान से कहीं परे। जबकि श्री दीपक ने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। श्रीमती सलोनी ने महसूस किया कि यह एक बीमारी की तरह उस पर वेद चिंतित था कि यह उसके बेटे के लिए परेशानी लाएगा। माँ, वह पैसा हमारे परिवार को मुआवजे के रूप में स्वेच्छा से भुगतान किया गया था। बस इसे मन की शांति के साथ रखें। यहाँ तुम्हारे बेटे के साथ कोई भी हमें धमकाने की हिम्मत नहीं करेगा। वैद्य अर्जुन ने अपनी छाती को थपथपाया, उसके चेहरे पर गर्व का एक रूप था। जैसे ही समय जून में चला गया, मौसम धीरे धीरे गर्म हो गया और प्रयागराज मेडिकल कॉलेज की महिला छात्रों ने अपनी सुंदर गर्मियों की पोशाक को दान करना शुरू कर दिया, अपनी यूथफुल आकर्षण और शानदार आकृतियों को फ्लॉन्टिंग किया। यह इस मौसम में था कि काव्या शर्मा, जो हाल ही में एक गंभीर बीमारी से ठीक हो गई थी, अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए प्रयागराज मेडिकल कॉलेज लौट आए। यहाँ कहानी का अगला भाग भारतीय नामों और हिंदी शब्दों के साथ, जैसा आपने अनुरोध किया है। एक बार फिर उसका सुंदर और प्यारा चेहरा एक मीठी मुस्कान लिए हुए था जो इतने लंबे समय से गायब थी। अपनी बीमारी के कारण सुनिधि ने अपने सारे लंबे काले बाल मुंडवा दिए थे।
जब वह चिकित्सा विश्वविद्यालय में कक्षाओं के लिए जाती थी तो वह एक विग पहनती थी, लेकिन ये राज सिर्फ उसे और शिवम को ही पता था। चिकित्सा विश्वविद्यालय के शिक्षकों और छात्रों की नजरों में सुनिधि अब भी वही लड़की थी जो शुद्ध, प्यारी, पतले शरीर और लहराते बालों वाली थी। हालांकि जिस बात ने चिकित्सा विश्वविद्यालय के पुरुष छात्रों का दिल तोड़ दिया वह ये थी कि बड़ी आंख वाली प्यारी बहन, जो उनकी नजरों में देवी जैसी थी, वह शिवम के साथ एक आश्चर्यजनक रूप से करीबी रिश्ते में विश्वविद्यालय लौटी अक्सर एक युगल की तरह एक साथ दिखाई देती थी। इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि शिवम सुनिधि का पीछा नहीं कर रहा था, बल्कि सुनिधि सक्रिय रूप से शिवम का पीछा कर रही थी। हर दिन कक्षा के बाद सुनिधि एक छोटी सहायक की तरह शिवम के पीछे पीछे चलती थी। उसकी आंखें चमकती रहती थी और चेहरे पर मीठी मुस्कान थी। वह शिवम को प्रशंसा से भरी नजरों से देखती थी। ऐसा लगता था जैसे उसकी नजर में दुनिया में सिर्फ शिवम ही अकेला पुरुष बचा था। चिकित्सा विश्वविद्यालय के पुरुष छात्र ईर्ष्यालु और द्वेषपूर्ण थे, खासकर वे जिन्हें सुनिधि पसंद थी। उन्होंने जोरदार तरीके से शिवम की आलोचना की, उसे अपना सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी घोषित कर दिया। कुछ पुरुष छात्रों ने तो विश्वविद्यालय के ऑनलाइन मंच पर देवी को बचाओ अभियान भी शुरू कर दिया, ये तर्क देते हुए कि सुनिधि की योग्यताओं को देखते हुए शिवम उसके लायक नहीं था और उन्हें एक साथ जोड़ना ईशनिंदा थी। उन्होंने महसूस किया कि किसी भी कीमत पर शिवम को सफल नहीं होना चाहिए और उन्हें उसे सुनिधि से दूर भगाने का कोई तरीका सोचना होगा। इन मामलों के बारे में शिवम ने स्वाभाविक रूप से सुना, लेकिन उसने न तो कोई टिप्पणी की और न ही कोई पलटवार किया। वह बस हर दिन अपना काम करता रहा, इन सब से बेपरवाह। शिवम, आज सप्ताहांत है, चलो बाहर खाना खाने चलते हैं। उस दोपहर विद्यालय के बाद जब शिवम जाने के लिए अपना सामान बांध रहा था, सामने की कतार में बैठी सुनिधि अचानक मुड़ी और बोली, कक्षा की मॉनिटर सुनिधि, अचानक खाने का निमंत्रण क्यों? शिवम ने हंसते हुए पूछा, तुमने मेरी बीमारी ठीक की और मेरा पूरा परिवार तुम्हारा बहुत आभारी है। उन्होंने मुझसे कई बार तुम्हें घर आने का निमंत्रण देने को कहा, लेकिन तुमने हमेशा मना कर दिया। तो मेरे दादाजी ने बस ये सुझाव दिया कि मैं तुम्हें अकेले खाने पर बुलाऊं। ये हमारी आभार व्यक्त करने का एक तरीका है। छोड़ो, यह कोई बड़ी बात नहीं है। शिवम ने हल्के में हाथ हिलाते हुए कहा, इसके अलावा हम दोनों सहपाठी और दोस्त हैं। इतना औपचारिक होने की क्या जरूरत है? सुनिधि ने गंभीरता से सिर हिलाया और कहा, तुम इसे बड़ी बात नहीं कैसे कह सकते हो? तुम मेरे प्राणदाता हो और तुमने मेरा इलाज करने में इतना प्रयास किया। मैंने ये सब देखा है। अगर मैंने कुछ आभार नहीं दिखाया तो मुझे बेचैनी महसूस होगी। ये देखकर कि ज्यादातर सहपाठी कक्षा से जा चुके थे, उसने शिवम की बांह दोनों हाथों से पकड़ी और उसे हिलाते हुए कहा, शिवम, मैं तुमसे विनती कर रही हूँ, चलो बस एक साथ खाना खा लेते हैं, प्लीज। उसका छोटा सा मुंह थोड़ा फूला हुआ था। सुनिधि का स्वर थोड़ा नजाकत भरा था, ठीक वैसे ही जैसे एक प्रेमिका अपने प्रिय से विनती करती है। अपने पिछले जीवन में शिवम भावुक अमर सम्राट था, जो अनगिनत मोहक अमर महिलाओं से घिरा हुआ था, और वह उन महिलाओं की विनती या आंसुओं का कभी विरोध नहीं कर सका जिनसे वह प्यार करता था। हालांकि वह सुनिधि से प्यार करने का दावा नहीं कर सकता था, लेकिन ये कहना साफ गलत था कि उसे उससे कोई स्नेह महसूस नहीं हुआ। इस प्रकार इस युवा और सुंदर लड़की की कोमल विनती का सामना करते हुए शिवम सीधे तौर पर मना नहीं कर सका। ठीक है, तो चलो एक साथ खाना खाते हैं। शिवम ने सहमति में सिर हिलाया। वाह! सुनिधि का छोटा सा चेहरा उत्साह से लाल हो गया। उसने जल्दी से डेस्क पर अपना सामान समेटा और फिर शिवम के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कक्षा से बाहर चली गई। हम कहाँ खाने जाएंगे? कक्षा से बाहर निकलते ही शिवम ने कैजुअली सहजता से पूछा। मैं खिला रही हूँ, इसलिए जाहिर है जगह तुम ही चुनोगे। सुनिधि के पास बूढ़े दादा सु हरिहर द्वारा दिया गया एक बैंक कार्ड था, जिसमें पूरे 10 लाख थे, जो उन दोनों के लिए खर्च करने के लिए काफी से ज्यादा था। शिवम ने थोड़ी देर सोचा और कहा, चिकित्सा महाविद्यालय के गेट से बाहर निकलकर पूर्व की ओर मुड़ो और लगभग 300 मीटर चलो। मैंने सुना है कि वहाँ एक गुलाब वाटिका आचारी मछली है जो काफी अच्छी है। चलो वहीं चलते हैं। बहुत बढ़िया, मेरा चालक मुख्य द्वार पर मेरा इंतजार कर रहा होगा। हम एक साथ कार ले सकते हैं। रोजाना विद्यालय आते और जाते समय सुनिधि को कार से लाया और छोड़ा जाता था, और उसके साथ 2 अंगरक्षक होते थे, ताकि बूढ़े दादा सु की सबसे प्रिय पोती की व्यक्तिगत सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। मैं अपनी साइकिल चला रहा हूँ। ऐसा करते हैं, तुम कार ले लो और मैं अपनी साइकिल चलाता हूँ। हम गुलाब वाटिका आचारी मछली के प्रवेश द्वार पर मिलेंगे। अगर ऐसा है तो मैं तुम्हारी साइकिल पर बैठती हूँ। तुम साइकिल चलाओ और मैं आगे इंतजार करती हूँ। ठीक है। 10 मिनट बाद शिवम की साइकिल धीरे धीरे चिकित्सा महाविद्यालय के गेट से बाहर निकली। सुनिधि पीछे की सीट पर तिरछा बैठी थी। शाम की हवा में सुनिधि सफेद पोशाक पहने हुए कुछ घबराई हुई लग रही थी। उसने शिवम के कपड़ों को कसकर पकड़ रखा था। उसकी स्कर्ट हवा में फड़फड़ा रही थी, जिससे उसके सुंदर आकार के दूध जैसे सफेद पतले पैर दिख रहे थे। एक पल बाद सुनिधि के चेहरे से घबराहट धीरे धीरे गायब हो गई।
उसने ऊपर शिवम की पीठ की तरफ देखा, उसकी अभिव्यक्ति थोड़ी मोहित थी। शिवम, मुझे थोड़ी डर लग रहा है, क्या मैं तुम्हें थोड़ा और कसकर पकड़ सकती हूँ? साइकिल की गति बढ़ती हुई महसूस करते हुए सुनिधि ने शर्माते हुए पूछा। शिवम की सहमति मिलने के बाद सुनिधि ने अपना शरीर और करीब किया, अपनी बाहें धीरे से शिवम की कमर के चारों ओर लपेट ली और अपना गाल उसकी पीठ पर टिका दिया। शिवम से आ रही मर्दाना महक को सूंघकर सुनिधि के नाजुक गालों पर चुपचाप शर्म की लाली आ गई। उसने अपनी आंखें हल्की सी बंद कर ली, उसकी अभिव्यक्ति में आनंद और मिठास का एक संकेत भरा था। जून की गर्मियों के कपड़े पतले होते हैं और वे इतने करीब बैठे थे, शिवम सुनिधि के मुलायम लचीले शरीर को अपनी तरफ दबा हुआ महसूस कर सकता था। ये हड्डियों रहित कोमलता उसके मन को चकरा रही थी। शिवम, तुमने मेरी जान बचाई है, मैं तुम्हें कैसे प्रतिफल दूं? सुनिधि ने अचानक धीमी फुसफुसाहट में पूछा। क्या तुम मुझे खाने पर ले जाने की योजना नहीं बना रही हो? लेकिन सिर्फ एक बार का खाना पर्याप्त नहीं लगता, क्या मेरी जान तुम्हारे लिए सिर्फ एक बार के खाने लायक ही है? तो तुम खुद को मुझे समर्पित कर दो। हा, शिवम ने अचानक मजाक में कह दिया। सुनिधि धीरे से चिल्लाए, अपने रसीले लाल होठों को काटते हुए। उसकी आंखें चमक रही थीं। उसने इतनी धीमी आवाज में कहा कि सुना न जा सके, मेरी जान तुमने बचाई है, इसलिए तुम जैसा चाहो मुझे मंजूर है। सच में खुद को मुझे समर्पित कर दोगी? हाँ, तो मुझे पति कहकर सुनाओ। उसके पीछे एक संक्षिप्त चुप्पी छा गई, जिसके बाद एक मच्छर जैसी हल्की आवाज आए, पति। शिवम ने सोचा कि सुनिधि बस उससे मजाक कर रही है और हंस पड़ा। अब जब तुमने मुझे पति कहा है तो तुम आज से मेरी हो। हम उसके पीछे। सुनिधि ने गंभीरता से सिर हिलाया, उसकी पतली बाहें उसे और भी कसकर पकड़े हुए थीं। गुलाब वाटिका आचारी मछली अपनी व्यस्तता के लिए प्रसिद्ध था और जब तक शिवम और सुनिधि पहुंचे, निजी कमरे पूरी तरह से आरक्षित थे, इसलिए उन्हें हॉल में एक खाने की मेज पर बैठना पड़ा। हॉल की 20 से ज्यादा खाने की मेजें ज्यादातर मेहमानों से भरी थीं, चारों तरफ शोरगुल और उत्साह था। एक पल बाद वेटर खाने के व्यंजन और पेय ले आया और दोनों ने खाना पीना शुरू कर दिया। शिवम, तुम्हारे पारंपरिक भारतीय चिकित्सा के कौशल इतने प्रभावशाली हैं, फिर तुमने चिकित्सा विद्यालय में आवेदन करते समय पश्चिमी चिकित्सा में विशेषज्ञता क्यों चुनी? सुनिधि ने अचानक पूछा। उसकी आकर्षक आंखें धीरे से झपक रही थीं, जो जिज्ञासा और सवालों से भरी थीं। इन वर्षों में भारत के चिकित्सा हलकों में पारंपरिक भारतीय चिकित्सा की बेकारता के सिद्धांत की बाढ़ आ गई है। मैंने पश्चिमी चिकित्सा विशेषज्ञता इसलिए चुनी क्योंकि मैंने अपने माता पिता की सलाह मानी। साथ ही मैं तब तक अपने वर्तमान गुरु से नहीं मिला था। शिवम ने अपनी चॉपस्टिक नीचे रखी और मुस्कुराते हुए समझाया। अब जब भी कोई उससे इस बारे में पूछता था तो शिवम इसे उस अस्तित्वहीन गुरु पर डाल देता था, वरना वह इसे ठीक से समझा नहीं सकता था। वह निश्चित रूप से यह नहीं कह सकता था कि वह पुनर्जन्म लिया हुआ अमर सम्राट है, जिसमें जनजाति, मार्शल आर्ट्स विशेषज्ञ और दैवीय चिकित्सक का आभा मंडल है ना? अगर उसने ऐसा किया तो उसे शायद मूर्ख या पागल समझा जाएगा और सीधे पागलखाने भेज दिया जाएगा। सुनिधि ने जोड़ा, मेरे दादाजी ने कहा कि तुम्हारे गुरु जरूर कोई एकांतवासी महारथी होंगे। केवल ऐसा महारथी ही तुम्हारे जैसा दैवीय चिकित्सक सिखा सकता था। शिवम बिना कुछ कहे मुस्कुराया। वैसे शिवम, हमारे चिकित्सा महाविद्यालय में जल्द ही ग्रीष्मकालीन अवकाश होने वाला है। हमारे कई सहपाठियों ने पहले ही अस्पतालों में इंटर्नशिप की व्यवस्था कर ली है। तुम कहाँ इंटर्नशिप करने की योजना बना रहे हो? सुनिधि ने एक नैपकिन निकाला, धीरे से अपने मुंह के कोने से चिकनाई पोंछी और फिर अपनी ठुड्डी को हाथों पर टिकाकर पूछा। इंटर्नशिप अस्पताल? शिवम रुका, फिर दर्द भरी मुस्कान दी। अगर तुमने नहीं बताया होता तो मैं इसे पूरी तरह से भूल गया होता। छोड़ो, मैं बस महाविद्यालय के व्यवस्था करने का इंतजार करूंगा। 3 साल के सैद्धांतिक अध्ययन के बाद प्रयागराज चिकित्सा महाविद्यालय छात्रों के लिए एक अस्पताल में इंटर्नशिप की व्यवस्था करता था। जिनके पास संबंध या साधन होते थे, उनके पास अपनी खुद की इंटर्नशिप की व्यवस्था करने का भी विकल्प होता था। एक अस्पताल में इंटर्नशिप चिकित्सा छात्रों के लिए एक आवश्यक चरण था और इंटर्नशिप के बिना या असंतोषजनक इंटर्नशिप परिणामों के साथ उन्हें अपनी डिप्लोमा नहीं मिल पाती थी। अपने पुनर्जन्म के बाद से शिवम अपनी साधना और सैद्धांतिक ज्ञान के अध्ययन में व्यस्त रहा था। अगर सुनिधि ने अचानक इसका जिक्र नहीं किया होता तो वह इसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचता। चिकित्सा महाविद्यालय तुम्हारे लिए किसी अच्छे अस्पताल में सीखने की व्यवस्था नहीं करेगा, इसलिए यदि संभव हो तो तुम्हें अपनी खुद की व्यवस्था करनी चाहिए। शिवम ने अपने कंधे उचकाए। मेरे पास न तो संबंध है और न ही साधन, तो मैं कहाँ व्यवस्था करूंगा? मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। सुनिधि मुस्कुराने लगी, उसकी आंखें चंद्रमा की तरह मुड़ गईं और उसने खुशी से कहा, मैं दिल्ली अस्पताल, भारत के शीर्ष अस्पतालों में से एक में इंटर्नशिप करने की योजना बना रही हूँ। मैं अपने दादाजी से बात करूंगी और तुम्हारे लिए भी वहाँ एक जगह की व्यवस्था करूंगी। इस तरह हम दोनों एक ही अस्पताल में सीख और ज्ञान का आदान प्रदान कर सकते हैं।
जैसे ही उसने बात की उसे कुछ याद आया और उसका सुंदर चेहरा हल्का सा लाल हो गया। शिवम को ईमानदारी से परवाह नहीं थी कि वह किस अस्पताल में इंटर्नशिप करेगा, लेकिन चूंकि सुनिधि दयालुता से मदद की पेशकश कर रही थी तो वह मना नहीं करेगा। वह मुस्कुराया और कहा, ठीक है तो दिल्ली अस्पताल ही सही। धन्यवाद कक्षा की मॉनिटर सुनिधि, तुमने मेरी जान बचाई। तुम्हारी मदद करना तो मेरा न्यूनतम कर्तव्य है। और सुनो शिवम, मुझे अब कक्षा की मॉनिटर सुनिधि मत बुलाओ, ऐसा लगता है कि यह हमारे बीच दूरी पैदा करता है। मुझे आदत हो गई है। अगर कक्षा की मॉनिटर नहीं तो मैं तुम्हें क्या कहकर बुलाऊं? मेरा परिवार मुझे सुनिधि कहकर बुलाता है, तुम भी आज से मुझे यही कहकर बुला सकते हो। सुनिधि, क्या ये थोड़ा ज्यादा अंतरंग नहीं लगता? मुझे ये सुनना पसंद है। सुनिधि ने धीरे से कहा। उसके गाल और भी ज्यादा लाल हो गए। बर्फ जैसी त्वचा और बड़ी आंखों के साथ उसकी खूबसूरती असाधारण थी। उसके गालों पर आई लाली ने उसमें आकर्षण का एक और स्पर्श जोड़ दिया। उसकी मीठी और कोमल आवाज सुनकर, उसके हल्के से शर्मीले रूप को देखकर और उनके चंचल आदान प्रदान पर विचार करते हुए, अगर शिवम सुनिधि की भावनाओं को नहीं समझ पाता तो वह सच में एक मूर्ख होता। शिवम इस बात से अनजान था कि सुनिधि उसे हर दिन बड़ी कठिनाइयों के बीच लगन से अपना इलाज करते हुए देखकर अपने दिल में अत्यधिक आभार रखती थी। इसके अलावा शिवम हर दिन सुनिधि के लिए व्यक्तिगत रूप से दवा तैयार करता था, बड़ी देखभाल के साथ उसकी हालत पूछता था। और एक्यूपंक्चर के दौरान उनके बीच शारीरिक संपर्क अनिवार्य था। समय के साथ उसकी छवि सुनिधि के दिल में गहराई से बैठ गई, जिसे हटाना असंभव था। सुनिधि का व्यक्तित्व बहुत हद तक उसके दादाजी सुहरिहर जैसा था, माननीय और निष्ठावान। इसके अलावा उसे शिवम के प्रति लगाव था। अगर शिवम वास्तव में उसे खुद को समर्पित करने के लिए कहता तो वह बिना किसी हिचकिचाहट के सहमत हो जाती। तभी हॉल के उत्तरी तरफ एक निजी कमरे का दरवाजा खुला और पुरुषों और महिलाओं का एक समूह बाहर निकला, शोरगुल मचाते हुए बाहर आ रहे थे। शिवम ने समूह पर एक नजर डाली और अप्रत्याशित रूप से उनमें मास्टर पवन और उसके गुर्गे लक्ष्मण को देखा। पहले शिवम द्वारा बुरी तरह से सबक सिखाए जाने के बाद मास्टर पवन अब तक अपनी चोटों से लगभग उबर चुका था। वह थोड़ा नशे में था, दोनों तरफ दो मोहक महिलाओं को अपनी बाहों में लिए हुए था, शरारत से फ्लर्ट कर रहा था जैसे कि कोई और मौजूद ही नहीं है। सुनिधि एक सफेद गाउन पहने हुए, उसके लहराते बाल उसकी जवानी की खूबसूरती को बढ़ा रहे थे, अपने विशिष्ट आकर्षण के साथ अलग दिख रही थी और उसने बहुत ध्यान आकर्षित किया। जैसे ही मास्टर पवन और लक्ष्मण अपने समूह के साथ निजी कमरे से बाहर निकले, उनकी आंखें उस पर पड़ गईं। ये लड़की प्यारी लग रही है। मास्टर पवन की आंखें चमक उठी क्योंकि उसने सुनिधि को ऊपर से नीचे तक देखा, शिवम को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया, जो उसके बगल में बैठा था और अपने खाने को देख रहा था। मास्टर पवन को अपने बगल की दो महिलाओं को छोड़ते और सुनिधि के साथ बातचीत शुरू करने के लिए आगे बढ़ते देखकर लक्ष्मण, जो पीछे चल रहा था, चौंक गया और जल्दी से उसे रोकने के लिए हाथ बढ़ाया। लक्ष्मण, तुम क्या कर रहे हो? मास्टर पवन ने अपना सिर घुमाया और लक्ष्मण पर भौहें चढ़ाकर देखा, साफ तौर पर नाराज था। शिवम, लक्ष्मण ने धीमी आवाज में उसे याद दिलाया। उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। पहले शिवम से घायल होने के बाद और बाद में ये जानकर कि मास्टर पवन भी शिवम के कारण अस्पताल में भर्ती हुआ था, लक्ष्मण को उसका एक मनोवैज्ञानिक डर हो गया था। सुनिधि के सामने शिवम को बैठा देखकर लक्ष्मण डर के मारे पीला पड़ गया। अगर मास्टर पवन मौजूद नहीं होता तो वह पहले ही चुपके से खिसक गया होता। मास्टर पवन, जिसे शिवम द्वारा घायल किए जाने के बाद पूरे 1 महीने तक अस्पताल में भर्ती रहना पड़ा था। शिवम नाम सुनते ही उसे ठंडा पसीना आ गया और उसका सारा नशा गायब हो गया। उसकी निगाह सुनिधि से हट गई। जब उसने शिवम को उसके सामने बैठा देखा तो उसकी आंखें शिवम की आंखों से मिलीं, जिनमें एक मजाकिया मुस्कान थी। घटक मास्टर पवन को अपना गला सूखा महसूस हुआ और उसने मुश्किल से घूंट निगला, चुपके से खिसकने की तैयारी कर रहा था। तभी लक्ष्मण ने अचानक उसके कान में कुछ फुसफुसाया। लक्ष्मण की बात सुनने के बाद मास्टर पवन के चेहरे पर एक मनोरंजक मुस्कान आ गई, जो कुछ ही पल पहले काफी पीला पड़ गया था। मास्टर शिवम, आप यहाँ खाने के लिए आए हैं? मास्टर पवन, जो पहले घमंडी और तानाशाही था, अब एक चाटुकार और दब्बू अंदाज के साथ शिवम के पास दौड़कर आया, जिससे उसके अनुयायी हैरान रह गए। क्या मास्टर पवन के कोई निर्देश हैं? शिवम ने मास्टर पवन पर एक नजर डाली और उदासीनता से बोला। मास्टर पवन असुविधा से हंसा, फिर चारों ओर देखा और झुककर रहस्यमय तरीके से फुसफुसाया, मास्टर शिवम, आपका मनोज कुमार नाम के किसी व्यक्ति से संघर्ष हुआ है ना? उसने हाल ही में आपसे निपटने के लिए बाहर से कुछ महारथियों को किराए पर लिया है। आपको सावधान रहने की जरूरत है। ओह, शिवम ने एक भान उठाई, तुम्हें कैसे पता? मास्टर पवन ने धीरे से कहा, यह मुझे मेरे एक गुर्गे लक्ष्मण ने बताया था। वह कुछ दिन पहले एक होटल में खाना खा रहा था और एक निजी कमरे के पास से गुजरा, जहां उसने किसी को मास्टर शिवम का नाम लेते सुना।
वह दरवाजे के बाहर खड़ा होकर थोड़ी देर कान लगाकर सुनता रहा, इसलिए उसे इस बारे में पता चला। एक ठहराव के बाद उसने आगे कहा, मास्टर शिवम, जहाँ तक मुझे पता है, मनोज कुमार ने शांतिधाम मठ में मार्शल आर्ट्स का अध्ययन किया है। उसने जिस विशेषज्ञ को काम पर रखा है वह शायद शांतिधाम मठ से हो। आप जानते हैं, दुनिया के सारे मार्शल आर्ट्स शांतिधाम मठ से ही उत्पन्न हुए हैं। हालांकि आप जबरदस्त हैं मास्टर शिवम, फिर भी आपको इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। तुम मुझे ये क्यों बता रहे हो? शिवम ने मास्टर पवन को रुचि से देखा। तुम मेरे हाथों दुख झेल चुके हो, अब जब कोई मेरा पीछा कर रहा है तो क्या तुम्हें चुपके से खुश नहीं होना चाहिए? बिल्कुल नहीं मास्टर शिवम, मनोज कुमार भी अंडरवर्ल्ड का ही एक साथी है। उसने मेरा पैसा काट लिया है, मेरी औरत चुरा ली है और मेरे आदमियों को पीटा है। उसके लिए मेरी नफरत समुद्र जितनी गहरी है, यह असमाधेय है। मास्टर पवन ने मनोज कुमार का जिक्र करते हुए नफरत से भरे चेहरे के साथ अपने दांत पीसे। इसकी तुलना में मास्टर शिवम और मेरे बीच के मामूली संघर्ष कोई मायने नहीं रखते। मैं मास्टर शिवम के खिलाफ बैर रखने की हिम्मत नहीं करता। एक कहावत है, मेरे दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त है। आज से मैं पवन कुमार मास्टर शिवम को दोस्त मानूंगा। किसी की आजीविका के साधन को काट देना, किसी की पत्नी को ले जाना, वास्तव में वे शिकायतें हैं जो एक शपथ जैसी दुश्मनी की वार्ती देती हैं। इस प्रकार मास्टर पवन की मनोज कुमार के लिए गहरी नफरत समझने योग्य थी। ठीक है, मैं इस उपकार को याद रखूंगा। शिवम ने मास्टर पवन को सिर हिलाया। उसके होंठों के कोने पर एक हल्की सी मुस्कान आई। जैसा कि कहा जाता है, जो हाथ दोस्ती में आगे बढ़ता है उसे थप्पड़ नहीं मारा जाता। शिवम और मास्टर पवन के बीच कोई ऐसी नफरत नहीं थी जिसे सुलझाया न जा सके। अब जब मास्टर पवन सुधार करने की पहल कर रहा था तो शिवम ने उदासीनता से प्रतिक्रिया नहीं दी। इसके अलावा हालांकि शिवम मजबूत था, वह इतना अहंकारी नहीं था कि खुद को दुनिया में अजेय माने। मास्टर पवन का अनुस्मारक उसे एक मानसिक तैयारी दी ताकि जब उसका प्रतिद्वंद्वी अचानक उसके सामने आए तो वह हचकचा न जाए। शिवम की प्रतिक्रिया से मास्टर पवन थोड़ा खुशामदी हुआ और उसने कैजुअली सहजता से उसकी चाटुकारी की। मास्टर शिवम के मार्शल आर्ट्स कौशल दुनिया में अद्वितीय हैं। देवता और बुद्ध उनके सामने झुकते हैं। मनोज कुमार और उसके जैसे लोग निश्चित रूप से आपके बराबर नहीं होंगे। यहाँ मैं मास्टर शिवम की बड़ी सफलता की कामना करता हूँ। शिवम के माथे पर हल्की सी शिकन देखकर मास्टर पवन डर गया कि उसने उसे नाखुश कर दिया है। घबरा कर हंसा, मैं अब आपके भोजन में बाधा नहीं डालूंगा, हम फिर मिलेंगे। जिस पल से उसने शिवम को देखा तब से लेकर जाने तक मास्टर पवन ने सुनिधि पर एक जरूरी से ज्यादा नजर डालने की हिम्मत नहीं की। एक संत की तरह सदाचारी व्यवहार किया। मास्टर पवन जानता था कि उसे कैसा आचरण करना है। जाने से पहले उसने शिवम और सुनिधि के बिल का भुगतान कर दिया। हालांकि उसके सद्भावना के इशारे से सुनिधि निराश महसूस कर रही थी। यह मेरी तरफ से दावत होनी थी। उसने बिल का भुगतान क्यों किया? सुनिधि ने अपने मोटे और कोमल होंठ फूलाकर अपनी असंतोष व्यक्त की। शिवम हंसा, क्या तुम खुश नहीं हो कि किसी और ने हमारे लिए भुगतान किया? सुनिधि नाराजगी से बोली, मैं खुश नहीं हूँ। ऐसा नहीं होगा शिवम, ये वाला गिना नहीं जाएगा। अगली बार मुझे तुम्हें फिर से आमंत्रित करना होगा। शिवम खुद को हंसने से नहीं रोक सका और कंधे उचकाए, मुझे मंजूर है। आखिरकार तुम्हारा परिवार अमीर है। मुझे हर दिन भोजन के लिए आमंत्रित किया जाए तो मुझे खुशी होगी। रात का भोजन करने के बाद रात हो चुकी थी। सड़कें चमकीली रोशनी से जगमगा रही थीं, कारें बाढ़ की तरह बह रही थीं और पैदल चलने वाले चींटियों की तरह व्यस्त थे। शहरी रात सुंदर और शानदार, जीवंत और हलचल भरी थी। शिवम ने शुरू में रात का खाना खाने के बाद घर जाने की योजना बनाई थी, लेकिन सुनिधि ने कहा, अभी घर जाने के लिए बहुत जल्दी है। दादाजी मुझे शायद ही कभी रात की टी देते हैं और मैं धूम मचाना चाहती हूँ। शिवम, क्या तुम मेरे साथ घूमने चलोगे? शिवम खरीदारी का बहुत शौकीन नहीं था, लेकिन एक युवा और सुंदर लड़की उसके सामने चंचलता और मिठास से विनती कर रही थी तो वह मना कैसे कर सकता था। इस प्रकार वे दोनों पैदल पटरी पर साथ साथ चले, पास के एक वाणिज्यिक बाजार की ओर बढ़ते हुए। सुपरिवार के दो अंगरक्षक एक नपी तुली गति से पीछे चल रहे थे। उनकी आंखें तेजी से आसपास के माहौल को स्कैन कर रही थी ताकि कोई भी सुनिधि को नुकसान न पहुंचा सके। दिल्ली का सुपरिवार पूरे भारत में प्रसिद्ध था और हालांकि उनके बहुत दोस्त थे, उनके दुश्मनों की भी कमी नहीं थी। इसलिए सुपरिवार के हर मुख्य सदस्य के साथ अंगरक्षक होते थे। सुहरिहर सुपरिवार के मुखिया की सबसे लाडली पोती होने के नाते सुनिधि को स्वाभाविक रूप से वही उपचार मिलता था। उसके पास रोजाना विद्यालय आने जाने के लिए एक चालक वाली कार और अंगरक्षक होते थे। सुनिधि की रक्षा करने वाले दो अंगरक्षक दोनों अभिजात पूर्व विशेष बल के सैनिक थे। 10 या यहाँ तक कि 8 साधारण लोग भी उनका मुकाबला नहीं कर सकते थे। इसके अलावा दोनों अंगरक्षकों के पास चाकू और बंदूकों जैसे हथियार थे। सुनिधि को नुकसान पहुंचाने की इच्छा रखने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए सफल होना मुश्किल होगा।
शिवम और सुनिधि साथ साथ चले, बातें कर रहे थे और हंस रहे थे। उनका व्यवहार अंतरंग था। उनकी अच्छी शक्ल और समान आयु के साथ देखने वालों के लिए वे वास्तव में एक युवा प्रेमी युगल की तरह लग रहे थे। चारों ओर से उन पर पड़ रही प्रशंसा भरी निगाहों को महसूस करते हुए शिवम और सुनिधि दोनों को एक ही विचार आया और वे एक साथ एक दूसरे को देखने के लिए मुड़े। ऐसा लगता है कि हमें गलत समझा गया है। शिवम ने सुनिधि की ओर सीधे देखा। उसके होठों पर मुस्कान का एक संकेत था। उसकी मुस्कान एक आकर्षक मोह बिखेर रही थी। क्या गलत समझा गया? सुनिधि ने शिवम की आंखों से आंखें मिलाईं। उसका दिल फड़फड़ा रहा था। उसकी आंखें लहरा रही थीं, जिनमें शर्म का एक संकेत था। बहुरंगी सड़क की रोशनी के नीचे उसका नाजुक कोमल चेहरा एक खिलते हुए गुलदाउदी जैसा था, अकथनीय रूप से आकर्षक और मोहक था। ये गलत समझा गया कि हम एक प्रेमी युगल हैं, शिवम ने मुस्कुराते हुए कहा। सुनिधि का चेहरा अचानक लाल हो गया। उसने मन ही मन सोचा कि यह अच्छा होता अगर वे सच में एक प्रेमी युगल होते। वो दूसरे प्रेमी युगलों की तरह सड़कों पर उसके साथ चल सकती थी, साहस से हाथ पकड़कर। कहने की जरूरत नहीं, आज हमने जो कपड़े पहने हैं वे कुछ हद तक प्रेमी युगल के पहनावे जैसे लगते हैं, शिवम ने जोड़ा। सुनिधि ने एक सफेद गर्मियों की पोशाक पहनी हुई थी, जबकि शिवम ने एक काला आरामदायक कमीज पहनी थी। काला और सफेद वे एक दूसरे के पूरक थे। शिवम, तुम मेरा फायदा उठा रहे हो, सुनिधि ने मुंह फुलाया, नाराज होने का ढोंग करते हुए। मैं तुम्हारा फायदा कैसे उठा रहा हूँ? शिवम भ्रमित लग रहा था। तुमने कहा कि हम एक प्रेमी युगल जैसे लगते हैं। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि मैं तुम्हारी प्रेमिका हूँ? सुनिधि नाराजगी से बोली। शिवम जोर से हंसा। फायदा उठाना? मैं बस सहजता से बोल रहा था, इसे गंभीरता से मत लो। मेरे दादाजी ने कहा कि एक पुरुष को अपने शब्दों के प्रति जिम्मेदार होना चाहिए, कि उसे जो कहता है उसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। क्या तुम सुझाव दे रही हो? तुम मानना नहीं चाहते जो तुमने अभी अभी कहा? शिवम रुका, फिर उसे एहसास हुआ कि उसका क्या मतलब था और लाचारी से हंसा। कक्षा की मॉनिटर सुनिधि। ओह नहीं सुश्री सु, ये भी सही नहीं है। सुनिधि, तुम सच में मेरी प्रेमिका नहीं बनना चाहती हो ना? तुम मूर्ख, धू, मंदबुद्धि। सुनिधि अपनी छिपी हुई भावनाओं को शिवम द्वारा प्रकट किए जाने पर शर्मा गई और घबरा गई। उसने शिवम की बांह को धीरे से 2 बार चुटकी ली। खैर, मेरा परिवार सच में गरीब है। मुझे परवाह नहीं है। तुम सुपरिवार की समृद्ध और कुलीन बेटी हो और मैं बस एक साधारण नागरिक हूँ जिसके पास न कार है, न घर और न ही कोई बचत है। अगर हम साथ होते तो मैं तुम्हारा भरण पोषण नहीं कर पाता, उसने कहा। तुम एक दैवीय चिकित्सक हो, तुम भविष्य में बहुत पैसा कमाओगे। और अगर तुम नहीं भी कमाते तो मैं तुम्हारा भरण पोषण कर सकती हूँ। और अगर सब कुछ असफल हो जाता है तो तुम सुपरिवार की कंपनी में काम कर सकते हो। तुमने मेरी जान बचाई, मेरा परिवार तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार नहीं करेगा, उसने कहा। मैं, शिवम, उस तरह का पुरुष नहीं बनूंगा जो एक महिला पर निर्भर रहे। अचानक शिवम ने हाथ बढ़ाया और सुनिधि के कोमल हाथों को अपने हाथों में पकड़ लिया। उसकी आंखों में देखा। मेरी प्रेमिका, मैं उसका भरण पोषण खुद करूंगा। क्या वह मेरी बात स्वीकार कर रहा है? सुनिधि के हाथों को शिवम ने पकड़ लिया। उसका शरीर हल्का सा कांप गया। लाली उसके गालों से तेजी से उसके कानों तक फैल गई। उसका दिल मिठास से भर गया। उनके बीच अस्पष्टता का एक हल्का सा माहौल फैल गया। उनके कानों के पास एक असंगत आवाज उठी, जिसने शिवम और सुनिधि के बीच की अस्पष्टता को तोड़ दिया। उन्होंने सिर घुमाया और देखा कि 2 पीले वस्त्र पहने भिक्षु उनकी ओर बढ़ रहे थे। दोनों भिक्षु 30 या 40 के दशक में थे। एक लंबा और पतला, दूसरा छोटा और मोटा। दोनों के सूर्य एक्यूपॉइंट प्रमुख थे। उनकी आंखें तेजी से चमक रही थीं जब वे उन्हें खोलते और बंद करते थे। जैसे ही वे चले, लंबा और पतला भिक्षु एक बिल्ली की तरह हल्का चल रहा था, जबकि छोटा और मोटा भिक्षु एक पहाड़ की तरह स्थिर था। शिवम एक नजर में बता सकता था कि दोनों भिक्षु मार्शल आर्टिस्ट थे और वह लंबा और पतला भिक्षु निश्चित रूप से उत्कृष्ट गति तकनीक रखता था, जबकि छोटा और मोटा भिक्षु निश्चित रूप से शारीरिक शक्ति में ठोस आधार रखता था। अभी अभी का अमिताभ छोटे और मोटे भिक्षु से आया था। सुनिधि के लिए यह असाधारण नहीं लगा, लेकिन इसने शिवम के दिल को झकझोर दिया। उसके कान ऐसे गूंज रहे थे जैसे उसके कान के पास बिजली कड़की हो। शिवम ने थोड़ी हैरानी के साथ छोटे और मोटे भिक्षु की ओर देखा, ये जानते हुए कि उसने एक तरह की सोनिक साधना तकनीक का उपयोग किया था जो उसकी अपनी सिंह गर्जना ध्वनि लहर के समान थी, हालांकि यह कम शक्तिशाली लगती थी। अपने पुनर्जन्म के बाद शिवम ने इस दुनिया के मार्शल आर्ट्स को गंभीरता से समझने में काफी समय बिताया था, ये जानते हुए कि भारत के मार्शल आर्ट्स को बौद्ध, तांत्रिक संप्रदाय और आर्य संप्रदाय में विभाजित किया गया था, जिसमें विदेशों में कई अन्य मार्शल आर्ट्स संप्रदाय मौजूद थे। छोटे और मोटे भिक्षु के हमले के तरीके के आधार पर शिवम ने निर्णय लिया कि वह बौद्ध सिंह गर्जना का उपयोग कर रहा था। ये साधना तकनीक ध्वनि को एक बिंदु तक संघटित करती थी, जिससे हवा के माध्यम से गंभीर कंपन उत्पन्न होता था ताकि प्रतिद्वंद्वी की श्रवण तंत्रिकाओं पर हमला किया जा सके।
अगर शिवम एक साधारण व्यक्ति होता तो वह उस बौद्ध सिंह गर्जना हमले से पहले ही चक्कर खाकर जमीन पर गिर चुका होता। सौभाग्य से शिवम खुद एक मार्शल आर्टिस्ट था और सोनिक साधना तकनीकों का भी विशेषज्ञ था, जिसमें सामान्य लोगों की तुलना में कहीं अधिक प्रतिरोधक क्षमता थी। यही कारण था कि वह मौके पर शर्मिंदा नहीं हुआ। हालांकि भिक्षु के हमले में साफ दुश्मनी थी और एक उठी हुई भान के साथ शिवम ने तुरंत सुनिधि को अपने पीछे हटा लिया ताकि वह किसी भी अप्रत्याशित घटना से सुरक्षित रहे। सुनिधि के दो अंगरक्षकों ने भी कुछ अजीब देखा और तेजी से आगे बढ़े। शिवम और सुनिधि के सामने खड़े हो गए, दोनों भिक्षुओं के रास्ते को रोक दिया। दोनों भिक्षु पास में रुक गए। उनकी निगाहें सुपरिवार के अंगरक्षकों के ऊपर से गुजरकर शिवम पर पड़ी। उनकी आंखें बिजली की तरह तेज थीं, उनका आभामंडल भयानक था और वहां खड़े होकर वे दो छोटे पहाड़ों की तरह लग रहे थे। एक अदृश्य दबाव डाल रहे थे जिससे सांस लेना मुश्किल हो रहा था और छाती भारीपन से भर रही थी। इस अदृश्य दबाव में सुपरिवार के अंगरक्षकों के चेहरे सूक्ष्म रूप से बदल गए, ये जानते हुए कि उनका सामना मास्टरों से हुआ है। उनके दाहिने हाथ तुरंत अपनी बंदूकों के लिए अपने काले सूट के अंदर पहुंचे। अगर उन्हें सुनिधि की ओर भिक्षुओं से कोई भी असामान्य हरकत दिखी तो वे बंदूकें निकालकर गोली चलाने में संकोच नहीं करेंगे। जहां तक इस बात का सवाल था कि वे दोनों भिक्षुओं को मार देंगे या नहीं, यह मामला उनके विचार के दायरे में बिल्कुल नहीं था। उनका कर्तव्य सिर्फ सुनिधि की व्यक्तिगत सुरक्षा करना था। क्या मैं पूछ सकता हूं कि क्या ये भक्त शिवम है? दोनों भिक्षुओं ने कोई संदिग्ध हरकत नहीं की और लंबे और पतले वाले ने शिवम को नमन करने के लिए अपने हाथ जोड़े। गहरी आवाज में पूछा, मनोज कुमार के साथ तुम्हारा क्या संबंध है? जवाब देने के बजाय शिवम ने एक सवाल से जवाबी हमला किया। जैसे ही ये दोनों भिक्षु दिखाई दिए, शिवम, जिसे मास्टर पवन ने पहले याद दिलाया था, ने अंदाजा लगाया कि वे शायद मनोज कुमार द्वारा आमंत्रित शांतिधाम मठ के विशेषज्ञ थे। शिवम के मन में शांतिधाम मठ के भिक्षुओं को अपनी साधना के लिए समर्पित होना चाहिए और सांसारिक मामलों में शामिल नहीं होना चाहिए, और उसने इसे अप्रत्याशित पाया कि वे एक साधारण शिष्य के लिए उससे भिड़ने के लिए बाहर आएंगे। मनोज कुमार इस विनम्र भिक्षु द्वारा स्वीकार किया गया एक सांसारिक शिष्य है। लंबे और पतले भिक्षु का चेहरा तटस्थ रहा, न खुशी थी न दुख। जैसे ही उसने फिर से अपने हाथ जोड़े और पूछा, क्या आप भक्त शिवम हैं? मैं हूँ, शिवम ने हंसते हुए जवाब दिया। एक शिष्य को पीटा गया है तो क्या आप उसके गुरु के रूप में उसके लिए बदला लेने आए हैं? लंबे और पतले भिक्षु ने उदासीनता से कहा, हम लागू करने की हिम्मत नहीं करते, मैं बस भक्त शिवम से कुछ मार्गदर्शन चाहता हूँ। सुनिधि, जिसके हाथों को शिवम ने पकड़ रखा था, खुशी और मिठास में डूबी हुई थी। उसकी नाराजगी साफ थी जब दोनों गंजे भिक्षुओं ने उन्हें बाधित किया। हालांकि वह आमतौर पर अच्छे स्वभाव की थी, ये ज्ञान कि ये दोनों गंजे भिक्षु शिवम को परेशान करने आए थे, उसने उसे तुरंत दुश्मनी से भर दिया। शिवम, मेरे साथ कपड़े खरीदने चलो। सुनिधि ने आगे एक कपड़ों की दुकान की ओर इशारा किया और अपनी हिम्मत जुटाकर शिवम की बांह पकड़ ली। फिर वह अपने दो अंगरक्षकों की ओर मुड़ी और बोली, भाई जाओ जाओ, भाई ली ये दोनों भिक्षु बहुत परेशान कर रहे हैं, उन्हें शिवम और मेरा पीछा न करने दें। सुनिधि, तुम्हें पहले घर जाना चाहिए। शिवम ने मुस्कुराते हुए सुनिधि के छोटे हाथ पर थपथपाया। अगर मौका मिला तो मैं तुम्हें अगली बार खरीदारी के लिए ले चलूंगा। शिवम का स्वभाव पीछे हटना या बचना नहीं था, बल्कि कठिनाइयों का सामना करना और जिम्मेदारियों को उठाने के लिए तैयार रहना था। दोनों शांतिधाम मठ के भिक्षु जो उसे खोजने के लिए इतनी दूर यात्रा करके आए थे, वे आसानी से पीछे नहीं हटेंगे। इसे लंबा खींचने या छिपने के बजाय मामले को एक ही बार में निर्णायक रूप से हल करना बेहतर था। लेकिन मुझे तुम्हारी चिंता है। हालांकि सुनिधि मार्शल आर्ट्स नहीं समझती थी, एक प्रतिष्ठित परिवार में जन्म लेने के कारण उसका सामना कई जबरदस्त लोगों से हुआ था। वह दोनों भिक्षुओं से अपने अंगरक्षकों की तुलना में अधिक मजबूत आभा महसूस कर सकती थी, जिससे उसे स्वाभाविक रूप से चिंता हुई। भले ही शिवम ने उसे बताया था कि उसने कभी एक गुरु से मार्शल आर्ट सीखा था, संख्या में कम होने के कारण वह दो के खिलाफ नुकसान में होगा। शिवम ने अपनी छाती थपथपाए आत्मविश्वास से कहा, आश्वस्त रहो, मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। इसके अलावा हम बस अभ्यास कर रहे हैं। तुम जानती हो कि अभ्यास क्या होता है ना? ये हम मार्शल आर्टिस्टों के बीच मार्शल आर्ट्स के ज्ञान का आदान प्रदान है। सुनिधि को अभी भी जाने में अनिच्छुक देखकर उसने उसे मनाना जारी रखा, अगर तुम्हें सच में चिंता है तो मैं आज रात घर पहुंचकर तुम्हें कॉल करूंगा ताकि तुम्हें पता चले कि मैं सुरक्षित हूं। अच्छी बच्ची बनो और अब घर जाओ। फिर उसने दोनों अंगरक्षकों को इशारा किया, क्या आप दोनों सज्जन अपनी सुश्री को घर तक सुरक्षित पहुंचा देंगे? दोनों अंगरक्षकों का प्राथमिक कर्तव्य सुनिधि की रक्षा करना था। शिवम के जीवन या मृत्यु से उन्हें कोई सरोकार नहीं था। शिवम की बातें सुनकर उन्होंने सुनिधि के दोनों ओर खुद को स्थापित किया और आदर से कहा, सुश्री सू, चलिए चलते हैं। तो फिर मैं घर पर तुम्हारे कॉल का इंतजार करूंगी। तुम्हें मुझे कॉल करना होगा, वरना मैं बहुत चिंतित होंगी। निश्चित रूप से, शिवम ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। तो फिर मैं जाती हूँ।
सुनिधि ने विरोध करते हुए दो शांतिधाम मठ के भिक्षुओं की ओर देखा और फिर अनिच्छा से सड़क के कोने पर खड़ी एक सेडान में चढ़ गई, दोनों अंगरक्षकों के साथ। सज्जनों, क्या हम यहीं लड़ेंगे या कोई दूसरी जगह ढूंढेंगे? सुनिधि को जाते हुए देखने के बाद शिवम दोनों शांतिधाम मठ के भिक्षुओं की ओर मुड़ा। उसके चेहरे पर पिछली मुस्कान गायब हो गई थी, जिसकी जगह एक ठंडी उदासीनता ने ले ली थी। शिवम के लिए यह कोई मायने नहीं रखता था कि दोनों शांतिधाम मठ के भिक्षु अच्छे थे या बुरे, धर्मी थे या दुष्ट। वह सिर्फ ये जानता था कि उन्हें मनोज कुमार ने उससे निपटने के लिए भेजा था। शिवम की नजर में वे दोनों प्रतिद्वंद्वी और शत्रु थे। शिवम अपने दोस्तों के साथ वसंत की गर्मी जैसा व्यवहार करता था, लेकिन उसके दुश्मनों को हमेशा उसकी सर्दी की ठंडक का सामना करना पड़ता था। जब मार्शल आर्टिस्ट अभ्यास करते हैं तो साधारण लोगों को परेशान न करना बेहतर है, लंबे भिक्षु ने कहा। चलो शहर के बाहर चलते हैं, छोटे मोटे भिक्षु ने घोषित किया। ठीक है, शहर के बाहर ही सही, शिवम ने कहा, मुड़कर और तेजी से चलते हुए। शिवम ने स्थितियों का सामना दो सिद्धांतों का पालन करके किया, एक सावधानी थी और दूसरा पहल करना। शहर के बाहर दोनों शांतिधाम मठ के भिक्षुओं का पीछा करने पर घात लगाए जाने की चिंता करते हुए उसने नियंत्रण लेने और उन्हें बदले में अपना पीछा करने का फैसला किया, मामले को सुलझाने के लिए शहर के बाहर एक एकांत जगह ढूंढते हुए। अगर दोनों शांतिधाम मठ के भिक्षु बिना झिझक के उसका पीछा करते तो सब कुछ सामान्य होगा। अगर वे झिझकते या पीछा करने की हिम्मत नहीं करते तो ये सुझाव देगा कि उनके पास छिपाने के लिए कुछ था, और उस समय शिवम निश्चित रूप से तथाकथित अभ्यास के साथ आगे नहीं बढ़ता। उसके बाहर कदम रखते ही दोनों शांतिधाम मठ के भिक्षु ने भी पीछा किया। उनकी अभिव्यक्ति अपरिवर्तित थी और बिना किसी झिझक के। तीनों मार्शल आर्टिस्ट होने के नाते भीड़ के बीच सावधान थे और बस तेजी से चले, लेकिन एक बार जब वे एक एकांत जगह पर पहुंचे तो उन्होंने तुरंत अपनी गति बढ़ा दी। उनके पैर उड़ने लगे। 20 मिनट बाद वे शहर के बाहर एक छोड़ी गई निर्माण स्थल पर पहुंचे। शिवम के पिछले जीवन की यादों में ये निर्माण के तहत एक खेल स्टेडियम रहा था, जो विभिन्न कारणों से अधूरा छोड़ दिया गया था। छोड़े गए स्टेडियम में कुछ क्षेत्र जंगली घास से ढके हुए थे जो एक व्यक्ति की आधी ऊंचाई तक पहुंच रही थी, जबकि अन्य बस नंगे कंक्रीट थे। शिवम एक बास्केटबॉल कोर्ट के आकार के एक सीमेंट क्षेत्र तक चला, धीरे से मुड़ा और पीछा करने वाले दोनों शांतिधाम मठ के भिक्षुओं का सामना किया। तारों भरे आकाश के नीचे अपने हाथों को पीठ के पीछे बांधे हुए वह एक भला की तरह गर्व से सीधा खड़ा था। दोनों शांतिधाम मठ के भिक्षुओं की नजर में वह ऊंचा और अचल खड़ा था। उसकी आंखें बिजली की तरह चमक रही थी, एक जबरदस्त उपस्थिति बिखेर रहा था, लगभग एक मार्शल आर्ट संप्रदाय के मास्टर जैसा। मेरे शिष्य मनोज कुमार ने कहा था कि शिवम पीले स्तर का मार्शल आर्टिस्ट होने की संभावना है, और अब ऐसा लगता है उसके शब्द झूठे नहीं थे। इस व्यक्ति से निपटना आसान नहीं है। लंबे पतले भिक्षु और छोटे मोटे भिक्षु ने एक दूसरे से निगाहें बदली। उनके चेहरों पर गंभीरता दिखाई दे रही थी। आज भारत के आम लोगों की नजर में तथाकथित मार्शल आर्ट्स चमकीले लेकिन अव्यवहारिक हैं, वास्तविक लड़ाई की कसौटी पर खरे नहीं उतरते। हालांकि वे जो नहीं जानते थे वह ये था कि भारत के मार्शल आर्ट्स की असली वंश सांसारिक दुनिया में नहीं बल्कि प्राचीन मार्शल दुनिया में स्थित थी। प्राचीन मार्शल दुनिया एकांत या अर्धएकांत संप्रदायों और प्रमुख कुलों को संदर्भित करती है, जहां भारत के मार्शल आर्ट्स को अच्छी तरह से संरक्षित किया गया है। दुनिया जबरदस्त आंकड़ों से भरी हुई है, जिसमें बादलों जितने विशेषज्ञ हैं। प्राचीन मार्शल दुनिया के मार्शल आर्ट्स विशेषज्ञों को मजबूत से कमजोर तक रैंक किया जाता है, जिन्हें स्वर्ग, पृथ्वी, गहन और पीले में वर्गीकृत किया जाता है। प्रत्येक को 4 चरणों में विभाजित किया जाता है: निम्न, मध्य, उच्च और पूर्णता। दोनों शांतिधाम मठ के भिक्षु वीर्य और वीरेंद्र दोनों पीले स्तर के शुरुआती चरण में थे। सांसारिक दुनिया की नजर में उन्हें विशेषज्ञ माना जा सकता था, लेकिन प्राचीन मार्शल दुनिया में वे बस एक संप्रदाय में प्रवेश करने की दहलीज पर थे। जहां तक वीरेंद्र के शिष्य मनोज कुमार का सवाल था, जिसने प्राचीन मार्शल आर्ट्स की सिर्फ सतह सीखी थी, उसे दहलीज को छूने वाला भी नहीं माना जा सकता था। मार्शल आर्टिस्ट कहलाना तो दूर की बात थी। क्या तुम दोनों एक एक करके मेरे पास आ रहे हो या एक साथ? शिवम इन दोनों भिक्षुओं पर समय बर्बाद करने के मूड में नहीं था। उसकी आंखों में ठंडी रोशनी चमकी। वह धीरे से आगे बढ़ा। उसके कदम के साथ एक झोंका उठा और उसके सामने के जंगली फूल और घास तेज हवा से मानो जमीन पर बह गए। उसका सामना करते हुए वीर्य और वीरेंद्र ने दबाव की एक लहर महसूस की जो उनकी ओर तेजी से आ रही थी, जिससे उनकी सांस एक पल के लिए रुक गई। इस युवा व्यक्ति की ताक निश्चित रूप से सिर्फ पीले स्तर के शुरुआती चरण में नहीं थी। वीर्य और वीरेंद्र की पलकें झपकी और उनकी अभिव्यक्ति और भी गंभीर हो गई। मैं भक्त शिवम के कुशल दांव पेच का अनुभव करने वाला पहला होऊंगा, वीरेंद्र ने एक गहरी आवाज में कहा। उसका दुबला शरीर अचानक एक बादलों को भेदते हुए अबाबील की तरह ऊंचा उठ गया, हवा में ऊंचाई तक उछल गया। अबाबील बादलों से ऊंचा उठता है। शांतिधाम मठ के मार्शल आर्ट्स की हल्की गति तकनीकों में से एक, अपनी सरलता में योगेश्वर संप्रदाय के में एक सीढ़ी छलांग के समान।
हवा में वीरेंद्र ने अपने शरीर को उल्टा किया, अपनी मुट्ठी भींची और एक खरगोश को झपटते हुए एक बाज की गति के साथ शिवम की ओर गोता लगाया। मुट्ठी के आने से पहले मुक्का की ताक पहले आई, जिसके साथ हवा को चीरने की एक तेज आवाज आई, जिससे शिवम के घने काले बाल खड़े हो गए। शांतिधाम मठ हरहत मुक्केबाजी। वीरेंद्र ने भयंकर और जोरदार शांतिधाम मठ हरहत मुक्केबाजी के साथ कार्रवाई की। उसका मुक्का एक डरावनी ताकत के साथ हवा में गुजरा। भले ही शिवम का शरीर ईंटों और पत्थरों से बना होता, फिर भी वह उसके मुट्ठी के प्रभाव में टूट और बिखर जाता। वीर्य 10 मीटर दूर खड़ा था, उदासीन रुचि से देख रहा था। उसकी नजर में उसके साथी शिष्य वीरेंद्र ने लगातार मेघ सीढ़ी छलांग और अरहत मुट्ठी शांतिधाम मठ के अद्वितीय कौशल का उपयोग किया था। अपनी पूरी ताकत से वार किया, स्पष्ट रूप से शिवम को एक भयंकर शत्रु मानते हुए और उसे एक ही झटके में हराने का लक्ष्य रखते हुए। लेकिन शिवम का शरीर मांस और खून का था, निश्चित रूप से ईंटों और पत्थरों जितना ठोस नहीं था। अगर वीरेंद्र की मुट्ठी से टक्कर होती तो अधिकतम वह टूटी हुई नसें और टूटी हुई हड्डियां सह सकता था, और सबसे बुरा, वह मौके पर ही अपनी जान गंवा सकता था। हालांकि जीवन को संभालना पुण्य है, जैसा कि स्वर्ग द्वारा प्रदान किया गया है, और बौद्ध संप्रदाय के शिष्य आसानी से हत्या नहीं करते। वीरेंद्र और वीर्य दोनों मार्शल भिक्षु और प्राचीन मार्शल दुनिया के मार्शल आर्टिस्ट भी थे। प्राचीन मार्शल दुनिया के मार्शल आर्टिस्टों के बीच द्वंद्व सांसारिक दुनिया में मार्शल आर्ट्स विशेषज्ञों जैसा नहीं होता, जो पहले स्पर्श पर रुक जाते हैं। उनके मुक्के और लातें इतने शक्तिशाली होते हैं कि चोट और अक्षमता बहुत आम है, और मृत्यु अक्सर अपरिहार्य होती है। जीवन या मृत्यु, ये सब किसी की अपनी क्षमताओं पर निर्भर करता है। ये प्राचीन मार्शल दुनिया का नियम है, जिसे सच्चे मार्शल आर्टिस्ट सभी समझते हैं। अपनी उच्च स्थिति से वीरेंद्र ने अपनी मुट्ठी को आकाश से गोता लगाया। उसके मुक्के की ताकत दृढ़ता से शिवम को लक्ष्य बना रही थी, जिसके पास ताकत का सामना ताकत से करने के अलावा कोई अन्य तरीका नहीं लगता था। वीर्य ने मानसिक रूप से एक बुद्ध नाम का जाप किया, अपनी हथेलियों को एक साथ दबाया, शिवम की आत्मा के मार्ग के लिए ग्रंथों का पाठ करने के लिए तैयार। एक तुच्छ तकनीक। शिवम ने ठंड से उत्साह किया, वीरेंद्र से मिलने के लिए एक मुक्का ऊपर फेंका। उसका मुक्का सहज दिखाई दिया, मानो वह बस अपने शरीर से धूल झाड़ रहा हो। धमाका, एक दबी हुई आवाज गूंजी जब उनकी मुट्ठियां हवा के बीच टकराईं। उनकी ताकत एक साथ उनकी मुट्ठियों से फूट निकली। शिवम अडिग खड़ा रहा, एक पहाड़ की तरह स्थिर। हालांकि वीरेंद्र हवा में पीछे की ओर पलटा और कई मीटर दूर उतरा, 7 या 8 कदम पीछे हट गया, इससे पहले कि वह खुद को संभालने और मजबूत खड़े होने में सफल हो पाया। वह सीधा खड़ा था, उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी थीं, उसका चेहरा लाल हो गया था, एक गुस्से में अरहत की तरह ऊंचा खड़ा था। इस तरह खुद को मजबूर करने का क्या फायदा है? शिवम ने व्यंग्य किया। तुम मेरे मुक्के से आंतरिक रूप से हिल चुके हो। अगर तुम अभी बैठकर आराम नहीं करते तो तुम अपनी जान गंवा सकते हो। छपाक, शिवम के शब्दों के गिरने पर वीरेंद्र ने ताजा खून का एक मुंह थूक दिया। उसका शरीर डगमगाया और उसका रंग पीला पड़ गया। बड़े भाई, वीर्य हैरान रह गया। वह वीरेंद्र के पास दौड़ा, उसे सहारा देने के लिए हाथ बढ़ाया और उसे जमीन पर चौकड़ी मारकर बैठने में मदद की। अब तुम्हारी बारी है। शिवम ने वीरेंद्र को एक ही मुक्के से हरा दिया था, इसे एक तुच्छ मामला मानते हुए उसके चेहरे पर गर्व का कोई संकेत नहीं था, क्योंकि उसकी निगाह वीर्य की ओर बदल गई। वीर्य ने अपनी मुट्ठियां कसकर भींची और अचानक शिवम का सामना करने के लिए मुड़ा। उसकी आंखें गुस्से से चमक रही थीं। छोटे भाई, तुम उसके बराबर नहीं हो, इसे छोड़ दो, वीरेंद्र कमजोरी से बोला। फिर शिवम की ओर गहराई से देखा, उसकी आंखों में सम्मान का एक संकेत था। शिवम के लिए सम्मान, जिसने अपनी छोटी उम्र के बावजूद ऐसी जबरदस्त ताकत रखी थी। डर कि अगर शिवम निर्दयी होता तो वह और उसका छोटा भाई दोनों अपनी नियति से नहीं बच पाते। बड़े भाई, जब तक मैं लड़ूंगा नहीं, मैं संतुष्ट नहीं होऊंगा। वीरेंद्र की सलाह का स्पष्ट रूप से कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि वीर्य चिल्लाया। उसका शरीर एक चीता की तरह शिवम की ओर तेजी से दौड़ा। हालांकि उसके पैर छोटे और मोटे थे और उसका आंकड़ा हटा कटा था, उसकी गति आश्चर्यजनक रूप से तेज थी। एक स्पष्ट छाया रात को काटती हुई पलक झपकते ही शिवम तक पहुंच गई। वीर्य ने सांस बाहर निकाली और चिल्लाना शुरू कर दिया, जैसे बसंत की बिजली कड़क उठी हो। उसके मुंह से अचानक ऊर्जा का एक विस्फोट हुआ, जो ध्वनि लहर हमले में परिवर्तित हो गया और शिवम की ओर बढ़ा। जैसे ही यह अंतरिक्ष से गुजरा, हवा में लहरें पैदा कर दी। बौद्ध सिंह गर्जना। वीर्य ने एक बार फिर शिवम के खिलाफ ये शांतिधाम मठ की अंतिम तकनीक का उपयोग किया। उसी समय वीर्य की बाईं हथेली आगे बढ़ी और उसकी दाईं हथेली उसके पीछे आए बाईं के ऊपर ढेर हो गई। फिर दोनों हथेलियों को बाहर की ओर धकेल दिया गया, जिसका लक्ष्य शिवम की छाती थी। महान शक्ति वज्र हथेली। वज्र धक्का पर्वत। वज्र धक्का पर्वत शांतिधाम मठ की महान शक्ति वज्र हथेली श्रृंखला के भीतर सबसे शक्तिशाली तकनीक थी, जहां हथेलियों का दोहरा ढेर बल को दोगुना कर देता था, जो पत्थरों को तोड़ने और शिलालेखों को फाड़ने में सक्षम था। ध्वनि लहरें चीख रही थीं और हथेली की हवा भयंकर थी। एक के बाद एक संयुक्त हमलों ने शिवम के कपड़ों को फड़फड़ाने और उसके बालों को पागलपन से नाचने पर मजबूर कर दिया।
अगर वीर्य का प्रतिद्वंद्वी एक साधारण व्यक्ति या मामूली ताकत का मार्शल आर्टिस्ट होता तो वे पहले उसके ध्वनि लहर हमले से चक्कर खाकर और भ्रमित हो जाते, अपना ध्यान पूरी तरह से खो देते। फिर उन्हें उसकी हथेली से छाती पर टक्कर लगती, खून थूकते, पीछे की ओर लुढ़कते और बुरी तरह से घायल हो जाते। फिर ये अभ्यास मैच शिवम की हार के साथ समाप्त हो जाता। वीर्य के लिए दुर्भाग्यवश शिवम एक साधारण व्यक्ति नहीं था और उसकी ताकत कुछ ऐसी नहीं थी जिसका पीले स्तर के शुरुआती मार्शल आर्टिस्ट वीर्य मुकाबला कर सके। वीर्य को एक मानव टैंक की तरह अपनी ओर दौड़ते हुए देखकर शिवम के होठों के कोनों पर एक उपहासपूर्ण ठंडी मुस्कान उभर आई। दूर हो। जैसे ही वीर्य 2 मीटर के भीतर पहुंचा, शिवम की भौहें उठ गईं, उसकी आंखों से ठंडी रोशनी फूट पड़ी और उसने जोर से चिल्लाया, सिंह गर्जना ध्वनि लहर। ये चीख वीर्य की बौद्ध सिंह गर्जना के सार में समान ध्वनि लहरों से प्रतिद्वंद्वी के दिमाग को झकझोरने के लिए भी इरादा रखती थी। हालांकि शिवम की अधिक ताकत के साथ वह अपनी आवाज को एक बारीक रेखा में केंद्रित करने में सक्षम था, सीधे वीर्य के कानों के पास विस्फोट करते हुए। ये हमला वीर्य की बौद्ध सिंह गर्जना की तुलना में कई गुना अधिक प्रभावी था। ऐसा था जैसे वीर्य ने एक अदृश्य दीवार से टक्कर मारी हो, उसका आगे का आवेश अचानक रुक गया। उसकी हथेलियां एक हमला करने की मुद्रा में रहीं, उसकी आंखों में अविश्वास भर गया जब उसने शिवम की ओर देखा। दोनों ध्वनि लहर हमले हैं, फिर भी तुम्हारा स्पष्ट रूप से मेरे आगे कमजोर है। शिवम अचानक मुस्कुराया, उसके दांत रात के आकाश में चांद से सफेद थे, उसकी निगाह आकाश के सितारों से अधिक शानदार थी। तुम। वीर्य का मुंह खुला और बंद हुआ, कुछ कहना चाहता था लेकिन उसे अब मौका नहीं मिला। अचानक उसके कानों से खून बहने लगा, जिसके बाद दुनिया के घूमने की एक सनसनी हुई। उसकी दृष्टि अंधेरी हो गई और वह धीरे से जमीन पर गिर गया। शिवम की सिंह गर्जना ध्वनि लहर ने उसके कान के पर्दे फाड़ दिए थे, उसे मौके पर ही बेहोश कर दिया। छोटे भाई। वीरेंद्र अपने छोटे भाई की नियति को न जानते हुए घबराहट में चिल्लाया, उसका गला कड़वा हो गया और लगभग खून का एक और मुंह थूक दिया। चिंता मत करो, वह मरेगा नहीं। शिवम ने वीरेंद्र की ओर उदासीनता से देखा और ठंड से कहा, मुझे मार्शल आर्ट्स अभ्यास में रुचि नहीं है, इसलिए मुझे उम्मीद है कि दूसरी बार ऐसा नहीं होगा, वरना कोई वास्तव में मर सकता है। शुभकामनाएं। उफ, बल्कि बेहतर है कि फिर से न मिलें। अपनी बातें खत्म करने के बाद वह मुड़ा और तेजी से चला गया। ये सोचना कि सांसारिक दुनिया में ऐसा गुरु होगा। वीरेंद्र ने शिवम की पीछे हत्ती आकृति को देखा, उसका चेहरा लगातार बदल रहा था, आंखें अनिश्चित रूप से झिलमिला रही थीं। पहले अपने शिष्य मनोज कुमार द्वारा उकसाए जाने और मार्शल आर्ट्स के लिए अपने खुद के तीव्र जुनून से उसने अपने छोटे भाई वीर्य के साथ पहाड़ छोड़कर शिवम का सामना करने का फैसला किया था, अपने शिष्य के लिए न्याय की मांग करने और अपनी निराशा को दूर करने की उम्मीद में। अप्रत्याशित रूप से उसने न सिर्फ उस निराशा को दूर करने में असफलता पाई, बल्कि इसके बदले में एक बड़ा नुकसान भी उठाया। इस युवा व्यक्ति की ताकत को पीले स्तर को पार कर लेना चाहिए। शायद सिर्फ धर्म सभा, प्रज्ञा सभा, अरहत सभा, अनुशासन सभा और स्वागत सभा के बुजुर्ग ही उसे हरा सकते थे। लेकिन फिर एक सभा और 4 मंदिरों के बुजुर्ग अपने सारे साल बौद्ध ग्रंथों का पाठ करने और मार्शल मार्ग का अध्ययन करने में बिताते हैं, और जब तक ये हमारे मंदिर के जीवन और मृत्यु या सम्मान का मामला नहीं होता, वे क्यों हस्तक्षेप करेंगे। वीरेंद्र की निगाह फिर अपने छोटे भाई वीर्य की ओर मुड़ी, जो जमीन पर बेहोश पड़ा था। उसने आत्म अपराध और पश्चाताप का एक मिश्रण महसूस किया। उसने धीरे से आह भरी और अपनी ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए ध्यान करना शुरू कर दिया। स्वर्गलोक ग्रैंड होटल में विवाद। स्वर्गलोक ग्रैंड होटल दिल्ली शहर के एक हलचल भरे हिस्से में स्थित शहर के शीर्ष 5 सितारा होटलों में से एक है, जहां अमीर और शक्तिशाली अभिजात वर्ग आते हैं। शाम को लगभग 8 बजे होटल का पार्किंग लॉट विलासिता कारों से भरा हुआ था और कई सुरक्षा गार्ड व्यवस्था बनाए रखने के लिए पसीना बहा रहे थे। होटल के बाहर 8 युवा महिलाएं एक जैसे चमकीले लाल सलवार सूट पहने हुए थीं, युवा और सुंदर सुडौल आंकड़ों के साथ। अपने चेहरों पर पेशेवर मुस्कान चिपकाए हुए वे मेहमानों का अभिवादन और विदा कर रही थीं। रात की एक झोंक हवा ने उनके सलवार सूट के किनारों को ऊपर उठा दिया, जिससे लंबे, सीधे, सुंदर आकार के बर्फ जैसे पैर दिखाई दिए, जिससे कई राहगीरों की निगाह आकर्षित हुई। होटल के भव्य प्रवेश द्वार के ऊपर चमकता हुआ चिन्ह स्वर्गलोक ग्रैंड होटल तेजी से जगमगा उठा, आधे आकाश में एक गर्म चमक डालते हुए। वीरेंद्र और वीर्य को हराने के बाद शिवम उपनगरों में छोड़े गए स्टेडियम से वापस शहर की ओर यात्रा पर निकला, फुटपाथ के साथ घर की ओर तेजी से जाते हुए। जैसे ही वह स्वर्गलोक ग्रैंड होटल के प्रवेश द्वार से गुजरा, एक लाल पोशाक में एक युवा महिला लड़खड़ाती हुई बाहर निकली, लगभग शिवम से टक्कर खा गई, जो तेजी से एक तरफ हो गया। भौहें चढ़ाकर शिवम ने लाल पोशाक में महिला की ओर देखा। उससे शराब की बू आ रही थी, उसका सिर नीचे झुका हुआ था और उसके उलझे हुए बालों ने उसके आधे चेहरे को छिपा दिया था, उसकी विशेषताओं को छिपाते हुए। हालांकि उसका आंकड़ा उत्तम था, सुंदर वक्रों के साथ, और उसकी खुली त्वचा चमकीली और मलाईदार थी, दुनिया की अधिकांश महिलाओं की तुलना में अधिक नाजुक।
परेशान लगते हुए महिला शिवम के पास से दौड़कर सड़क के पार पार्किंग लॉट की ओर गई। वह लगभग फुटपाथ की सीढ़ियों पर गिर गई, लड़खड़ाती हुई आगे बढ़ी। उसे पकड़ो, उसे भागने मत दो। जिस लड़की को तीसरे मास्टर लालू ने पसंद किया है, वह सोचती है कि वह उड़ सकती है। तीसरे मास्टर लालू ने कहा कि उसे वापस लाने के लिए एक अच्छा इनाम होगा। चीखों और उपहास के बीच काले बनियान पहने 3 हटे कट्टे पुरुष स्वर्गलोक ग्रैंड होटल से बाहर दौड़े, शिकार का पीछा करते हुए भूखे भेड़ियों की तरह लाल पोशाक में महिला का पीछा कर रहे थे। सुश्री नेहा, तीसरे मास्टर लालू ने पहले ही आपके लिए एक कमरा तैयार कर लिया है। आप कैसे जा सकती हैं? ही हमारे साथ वापस चलो। तीनों हटे कट्टे पुरुषों ने लाल पोशाक में महिला का रास्ता रोक दिया। उनमें से 2 गंदी मुस्कान मुस्कुराते हुए उसके हाथ पकड़ लिए और उसे स्वर्गलोक ग्रैंड होटल की ओर वापस खींचने लगे। जब एक रात की हवा ने महिला के चेहरे से बाल उठाए तो शिवम ने उसकी एक झलक पकड़ी। वह अपने 20 के दशक में एक आश्चर्यजनक सुंदरता थी। उसके गाल नशे से लाल थे, आंखें धुंधली थीं, जो उसके आकर्षण को और बढ़ा रही थीं। कृपया मुझे बचाओ। जैसे ही वे शिवम के पास से गुजरे, संघर्ष कर रही लाल पोशाक में महिला ने अचानक एक कमजोर विनती की। हालांकि उसकी आवाज मुश्किल से सुनाई दे रही थी, शिवम अपनी तेज श्रवण शक्ति के साथ उसे जोर से और स्पष्ट रूप से सुना। शिवम ने लाल पोशाक में महिला को जिज्ञासा से देखा और फिर जैसे ही उसने कुछ सूंघा, उसके नथुने फैल गए। उसकी भौहें गहरी झुक गईं। महिला से निकलती गंध सिर्फ शराब की नहीं थी, ये ब्रह्मघास की भी गंध थी। शिवम अपने पिछले जीवन में चिकित्सा के मार्ग में प्रवेश कर चुका था और जानता था कि ब्रह्मघास एक अत्यंत शक्तिशाली मतिभ्रम पदार्थ था। जब इसे सुखाकर और पीसकर पाउडर में बदल दिया जाता था तो एक छोटी खुराक भी एक व्यक्ति को चक्कर और सुस्त कर सकती थी, जैसे कि उन्होंने अपनी आत्मा खो दी हो और दूसरों के दया पर थे। यह अप्रत्याशित था कि इस दुनिया में ऐसी दवा मौजूद थी जो लोगों के दिमाग को मोह सकती थी और दिलों को भ्रमित कर सकती थी। तीनों हटे कट्टे पुरुषों के कार्यों और व्यवहार से शिवम उस नियति की कल्पना कर सकता था जो लाल पोशाक में महिला पर पड़ेगी एक बार जब उसे स्वर्गलोक ग्रैंड होटल में ले जाया गया। तुम क्या देख रहे हो, ओह छोटे बच्चे, दूर हो जाओ। हटे कट्टे पुरुषों में से आखिरी वाले ने शिवम को लाल पोशाक में महिला को नॉन स्टॉप घूरते हुए देखकर अचानक उसे धमकी भरे अंदाज में घूरा और उसे धक्का देने के लिए अपना हाथ उठाया। शिवम को दूसरों के मामलों में हस्तक्षेप करना या खुद से परेशानी शुरू करना पसंद नहीं था, लेकिन वह दूसरों को उसे उकसाने को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। हटे कट्टे पुरुष के शब्दों "ओह छोटे बच्चे" ने उसके क्रोध को प्रज्वलित कर दिया। शिवम ने क्रोध में वार किया। चट एक हल्की चटक के साथ शिवम को धक्का देने की कोशिश कर रहे पुरुष का हाथ टूट गया और फिर वह पुरुष खुद पीछे की ओर उड़ गया। 2 गज दूर कठोरता से जमीन पर उतरा, तुरंत चेतना खो दी। लाल पोशाक में महिला को ले जा रहे 2 विशालकाय पुरुषों ने अपने पीछे की हलचल सुनी, एक साथ अपना सिर घुमाया और सिर्फ एक मूर्ति को अपनी आंखों के सामने तेजी से बड़ा होते हुए देखा। फिर उनकी चेतना एक असीम दर्द और अंधेरे से भर गई। दोनों विशालकाय पुरुष पीछे की ओर जमीन पर गिर गए और लाल पोशाक में महिला का शरीर समर्थन की कमी के कारण भी एक तरफ झुक गया। शिवम ने तुरंत हाथ बढ़ाया, लाल पोशाक में महिला के मुलायम और हड्डियों रहित शरीर को स्थिर किया। फिर अपने दाहिने हाथ की तर्जनी से उसने उसके सिर, छाती और पेट पर कई जगहों पर दृढ़ता से दबाया। वाह! लाल पोशाक में महिला ने अचानक अपने पेट को हिंसक रूप से मथते हुए महसूस किया और तुरंत झुक गई, उल्टी करना शुरू कर दिया। अब बेहतर महसूस हो रहा है। शिवम ने लाल पोशाक में महिला का समर्थन किया जब तक कि उसने लगभग उल्टी करना खत्म नहीं कर दिया। तब तक इंतजार किया इससे पहले कि उसने पूछा। उल्टी करने के बाद उसके चेहरे से लाली फीकी पड़ गई। उसकी निगाह अब धुंधली नहीं थी, उसने कुछ ताकत वापस पाए और ध्यान देने योग्य रूप से अधिक स्पष्ट थी। शायद शराब के कारण उसे अभी भी सिरदर्द महसूस हो रहा था। शिवम की पूछताछ सुनकर लाल पोशाक में महिला ने अनजाने में सिर हिलाया, फिर खड़ी हो गई। जमीन पर गिरे हुए तीनों विशालकाय पुरुषों को देखकर लाल पोशाक में महिला रुकी, फिर वह समझ गई कि यह शिवम ही था जिसने उसे बचाया। वह धन्यवाद के कुछ शब्द कहना चाहती थी, लेकिन शिवम ने अपने हाथ के एक लहर के साथ उसे रोक दिया। शिवम ने स्वर्गलोक ग्रैंड होटल के प्रवेश द्वार की ओर देखा और कहा, अगर तुम पकड़ी जाना और वापस होटल में ले जाया जाना नहीं चाहती तो तुम्हें जल्दी से निकल जाना चाहिए। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, 2 और हटे कट्टे पुरुष होटल से बाहर दौड़े, एक भयंकर गति के साथ उनकी ओर बढ़ते हुए। लाल पोशाक में महिला ने शिवम पर एक तेज नजर डाली, फिर अपने दांत भींच लिए और पास में खड़ी अपनी लाल फरारी स्पोर्ट्स कार की ओर दौड़ी, दरवाजा खोला और अंदर गोता लगा गई। इससे पहले कि दोनों हटे कट्टे पुरुष पकड़ पाते, स्पोर्ट्स कार शुरू हो गई, दहाड़ती हुई दूरी में चली गई। दोनों हटे कट्टे पुरुष लाल पोशाक में महिला को पकड़ने में विफल रहे, गुस्से में अपने पैर पटके और निराश अभिव्यक्ति दिखाए। जब वे वापस मुड़े तो उन्हें जमीन पर बेहोश पड़े अपने 3 साथी ही मिले, लेकिन शिवम कहीं दिखाई नहीं दिया। मनोज कुमार का बाप, ये फिर से शिवम है। पिताजी, इस हरामजादे ने मुझे 2 बार पीटा है और अब उसने आपकी योजनाओं को बर्बाद कर दिया है।
क्या आप इसे बर्दाश्त कर सकते हैं? स्वर्गलोक ग्रैंड होटल की 6ठी मंजिल पर भाग्य हॉल में एक काफी सुंदर दिखने वाला युवा पुरुष एक कांच की खिड़की के सामने खड़ा था। शिवम की जाती हुई परछाई को एक झिलमिलाती निगाह और एक गंभीर अभिव्यक्ति के साथ देख रहा था। नहीं, मैं नहीं कर सकता। सुंदर युवा पुरुष के बगल में एक बड़ी पेट और एक गुलाबी रंग वाला मध्यम आयु पुरुष खड़ा था, जो इस क्षण शिवम की पीछे हट्टी आकृति को भी देख रहा था। उसका चेहरा गुस्से से लाल था। मुझे उसे एक सख्त सबक सिखाने के लिए किसी को ढूंढना होगा। धिक्कार है, एक छोटा बच्चा जो अभी भी स्कूल में है हमारे साथ पंगा लेने की हिम्मत कर रहा है। लालू परिवार के पिता और पुत्र ने दुनिया को उल्टा कर दिया है। अपने बेटे को पीटे जाने को फिलहाल छोड़ते हुए जो सबसे ज्यादा क्रोधित करने वाला था वह ये था कि अगर वह शिवम हस्तक्षेप नहीं करता, जिससे नेहा छनू को फिसलने की अनुमति मिली, तो आकर्षक आकर्षण और एक गर्म आंकड़ा वाली वह महिला आज रात उसके नीचे उसकी खेलने की वस्तु बन गई होती। लेकिन अब जो बतख पकाई जाने वाली थी वह उड़ गई थी। आनंदमय सुख उसके हाथों से फिसल गए थे। मध्यम आयु पुरुष क्रोधित क्यों नहीं होता? युवा पुरुष ने कहा, लेकिन पिताजी, शिवम मार्शल आर्ट्स जानता है और उससे निपटना आसान नहीं होगा। आपने अभी अभी देखा, आपके लाए गए वे अंगरक्षक सिर्फ कुछ लातों में उसके द्वारा गिरा दिए गए। एक का कुंफू कितना भी ऊंचा क्यों न हो, वे अभी भी रसोई चाकू से डरते हैं। किसी का कौशल कितना भी अच्छा क्यों न हो, वे एक गोली से गिर जाएंगे। मध्यम आयु पुरुष ने व्यंग्य किया, आज की दुनिया में बंदूकें सर्वोच्च शासन करती हैं, ठंडे हथियार और मार्शल आर्ट्स बेकार हैं। युवा पुरुष उत्साह से बोला, पिताजी, आप सच में शिवम के खिलाफ बंदूकें इस्तेमाल करने की योजना नहीं बना रहे हैं, है ना? मध्यम आयु पुरुष ने उत्साह किया, क्या वह जरूरी है? इसके अलावा हम लालू परिवार अब वैध व्यवसायिक कानून का पालन करने वाले नागरिक हैं। हम जानबूझकर कानून को कैसे तोड़ सकते हैं? वह मुड़ा, अपने पीछे एक अंगरक्षक को इशारा किया, फिर अपनी तर्जनी और मध्यमा उंगली को बढ़ाया, एक सिगार पकड़ने की कार्रवाई की नकल करते हुए। अंगरक्षक समझ गया, तुरंत एक सिगार जलाया और आदर से उसे सौंप दिया। यतीन्द्र, बाद में काला पैंथर को शिवम की विस्तृत जानकारी की एक प्रति दे देना। मध्यम आयु पुरुष ने अपने सिगार पर एक गहरा खींचा और धीरे से धुएं का एक बादल बाहर निकाला, उस अंगरक्षक को संबोधित करते हुए जिसने उसका सिगार जलाया था। काला पैंथर, कुछ अच्छे कौशल वाले भाइयों को ढूंढो और जब समय मिले तो जाओ और जानकारी में उल्लेखित उस बच्चे की बाहें और पैर तोड़ दो। समझ गया मालिक। काला पैंथर के रूप में जाने जाने वाले अंगरक्षक ने आदेश लेने के लिए झुका। उसकी छोटी लेकिन तेज आंखें क्रूरता और उत्साह से चमक रही थीं। जिन महिलाओं की मैंने लालू युवराज ने इच्छा की है, वे कभी मेरी पकड़ से नहीं बची हैं। नेहा छनू, इस बार खुद को भाग्यशाली समझो, लेकिन अगली बार तुम मेरे हाथ की हथेली से नहीं भाग पाओगी। मध्यम आयु पुरुष की निगाह खिड़की की ओर वापस मुड़ी, दूरी में झिलमिलाती रोशनी को देखते हुए। वह लाल पोशाक में महिला के आश्चर्यजनक चेहरे, गर्वित आकृति और अनगिनत आकर्षण को देखता हुआ लगता था। उसके होठों के कोने पर एक सूखी और लालची मुस्कान दिखाई दी। शांति पार्क की दुर्घटना। एक शुरुआती गर्मियों की रात में एक ठंडी हवा चल रही थी। शांति पार्क में कृत्रिम नदी के किनारे युगल हाथ में हाथ डाले कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे थे। नदी के किनारे विलो के पेड़ धीरे से झूल रहे थे, हर पेड़ के साथ एक बेंच थी। थके हुए युगल आराम करने के लिए बैठ जाते, गले मिलते और एक दूसरे से मीठी बातें फुसफुसाते। कृत्रिम झील के उत्तरी तरफ एक लोहे की जंजीर की बाड़ और फूलों की एक पट्टी से अलग सीधी और चौड़ी शांति एवेन्यू स्थित थी। इस क्षण में सड़क की रोशनी के अभी चालू होने के साथ रोशनी ने शांति एवेन्यू को दिन जितना चमकीला बना दिया। यातायात का एक निरंतर प्रवाह था। अचानक एक लाल फरारी स्पोर्ट्स कार किसी कारण से नियंत्रण खो दिया, बहते हुए यातायात को तोड़ दिया। सड़क के किनारे के फूलों के क्यारी के ऊपर से दौड़ गई, कृत्रिम नदी के पास लोहे की बाड़ को तोड़ दिया और पानी में गिर गई। कृत्रिम नदी 2 मीटर गहरी थी, जो एक स्पोर्ट्स कार को डुबोने के लिए पर्याप्त थी। अगर अंदर का व्यक्ति समय पर नहीं भाग सका तो यह अत्यंत खतरनाक होगा। इस अचानक आपातकाल ने नदी के किनारे कई पैदल चलने वालों को हैरानी में चिल्लाने और चीखने पर मजबूर कर दिया। जल्दी से दर्जनों लोगों को घटनास्थल पर आकर्षित किया। नदी में गिरने के बाद स्पोर्ट्स कार दृश्य रूप से तेजी से डूबना शुरू हो गई और पलक झपकते ही कार का सामने का आधा हिस्सा नदी द्वारा निगल लिया गया था। तेज चांदनी और सड़क की रोशनी का उपयोग करके नदी के किनारे कुछ लोगों ने जलमग्न कार के अंदर किसी को निराशा में कार की खिड़कियों पर मारते हुए देखा।